चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? राहुल ग्रवाल। राम राम भाई। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए कुछ ऐसे नाउन्स जो कि हमेशा अनकाउंटेबल रहते हैं, ठीक है। और उनको नमस्ते भाई, ठीक है। और उनसे रिलेटेड हमने काफी बातें डिस्कस की, कॉन्टेक्स्ट के रिलेट करके उनको समझने की कोशिश की। अ, अब उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, राम राम भाई सभी को बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, सभी को। चलो, अमाउंट और पोस्टेज किस टाइप के नाउन है बेटा? सब कॉन्सेप्ट नेम थे। कॉन्सेप्ट नेम होने की वजह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग भाई। चलो, अब आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, हम नाउन में कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, हमें उन पे आते हैं सीधे, ठीक। हियर आर सम क्वेश्चंस बिफोर यू। यहाँ पे देखो, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और आज सबसे पहले हम इन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बेटा, पोस्टेज और मनी एक ही कैटेगरी के नाउन होते हैं। जैसे मनी एब्स्ट्रैक्ट है ना, उसी लॉजिक से पोस्टेज भी होता है, ठीक है। राम राम भाई। अब देखो, यहाँ पे समझना। शी टुक ऑफ हर स्पेक्टिकल एंड वाइप्ड देम विद द हैंकरशिप। एक बार आंसर बताएं। शी टुक ऑफ हर स्पेक्टिकल एंड वाइप्ड देम विद द हैंकरशिप। चलो, अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी बात समझना सबसे पहले। एक नाउन होता है स्पेक्टिकल, और इसका मतलब होता है व्यू, सीन कह सकते हैं। इसका मतलब होता है व्यू या सीन, ठीक है। क्या हो गया गले में? चलो, एक मिनट आप लोग, तब तक अभी मैं आया, एक मिनट। तो ये वर्ड होता है एक स्पेक्टिकल, ठीक है। इस स्पेक्टिकल का मतलब होता है सीन या व्यू। क्या हो गया? एक मिनट। हरिओम। चलो, आ जाओ। तो हाँ, मैं कह रहा था स्पेक्टिकल वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है सीन या व्यू। एक इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है। हम्म। हम्म। चलो, वो पानी वगैरह पी लिया। हाँ, असल में ना, ये स्टूडियो में हूँ, यहाँ पे पानी गर्म यहाँ पे है नहीं अभी। चलो। तो खैर, वापस आता हूँ काम की बात पे। हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे, स्पेक्टिकल वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है सीन, या इसका मतलब होता है व्यू, ठीक है। इसी का एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है स्पेक्टिकुलर, वर्दी ऑफ सीइंग, रिमार्केबल,
कुछ ऐसा जो रिमार्केबल हो, देखे जाने के काबिल हो, ठीक है। तो स्पेक्टिकल का मतलब सीन होता है। लेकिन अगर हम ये मीनिंग इस सेंटेंस में पुट करें कि शी टुक ऑफ हर सीन एंड वाइप्ड देम ऑफ, तो ये मीनिंग गलत हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से मीनिंग होना चाहिए ना, यहाँ पे मीनिंग होना चाहिए चश्मा, जो हम पुट ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटाओ स्पेक्टिकल को, और इसकी जगह लिख दो स्पेक्टिकल्स। क्योंकि वो मीनिंग होता है इसका, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, ठीक है। स्पेक्टिकल का मतलब सीन होता है, मतलब स्पेक्टिकल इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड, दैट इज अ करेक्ट वर्ड, बट द कॉन्टेक्स्ट डजंट सपोर्ट इट। मतलब कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसके फेवर में नहीं है। जो हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वो बात चश्मे की हो रही होगी, ना कि वहां पर सीन की। तो स्पेक्टिकल की जगह लिख दो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स, ठीक है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट में आ जाओ। द मैन बॉट अ न्यू सीजर लास्ट वीक। द मैन बॉट अ न्यू सीजर लास्ट वीक, नेक्स्ट का बच्चे क्लास इसका आंसर बताना। अब देखो स्पेक्टिकल तो चलो एक सिंगल वर्ड होता है, उसका मतलब सीन होता है, दृश्य होता है, बट सीजर कोई सिंगल वर्ड होता नहीं है, ये होता है हमेशा प्लूरल है, सीजर्स, ठीक है। तो इसको तो पहली बात तो सीजर लिखना गलत है, इसको सीजर्स ही लिखो। दूसरी बात, जब सीजर्स लिख दोगे ना तो ये प्लूरल हो जाएगा। अभी प्लूरल हो गया सीजर्स, तो जब ये प्लूरल हो जाएगा तो इसके साथ में जो आर्टिकल ए लिखा है गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एन आर्टिकल जो होते हैं इनका यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउंस के साथ में, जो काउंटेबल सिंगुलर नाउंस है उनके साथ में, ठीक है। तो अगर हमने इसको प्लूरल कर दिया तो ए तो हटाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर हम ए रिमूव कर देंगे तो ये कैसे बता पाएंगे कि सीजर्स उसने कितनी खरीदी है क्या, दो। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, द मैन बॉट अ न्यू पेयर ऑफ सीजर्स। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा अ न्यू पेयर ऑफ सीजर्स, ये समझना। अब ये हमने क्या किया इसको समझो। सीजर्स होते हैं ना, एक्चुअल में दो नाइफ से होते हैं, दो नाइव्स होते हैं, हमने उनको एक नट से कस दिया, तो ये जो पूरा इनका पेयर होता है ये सीजर्स हम इसे कहते हैं। तो इंग्लिश में काफी नाउन्स ऐसे होते हैं जो पेयर में होने की वजह से प्लुरल होते हैं। मतलब दो पार्ट होते हैं उनके अलग अलग, वो दोनों पार्ट मिलकर एक चीज बन जाते हैं, तो हम उनको प्लुरल फॉर्म में ही ट्रीट करते हैं। सीजर्स है, ये जो हमने ऊपर स्पेक्टिकल्स लिखा ना, इसके भी दो पार्ट होते हैं। जैसे हम चश्मा लगाते हैं ना, तो दो पार्ट में होता है, लेफ्ट आई के लिए और राइट आई के लिए। तो ये जो नाउन्स पेयर में होते हैं, अगर हमें इनके साथ कभी न्यूमरल लिखना पड़े तो वहां पे पेयर वर्ड का यूज जरूर किया करो। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ऐसा समझना। सपोज हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैन हैज 5 सीजर्स। देखो तो ये सही है गलत? द मैन हैज 5 सीजर्स, ये सेंटेंस बताओ सही है गलत? और अगर गलत हो तो क्या करने से सही हम कर सकते हैं, मतलब क्या चेंजेस करके हम इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं, ये बताना है। द मैन हैज 5 सीजर्स, हमें ये पता करना है ये सेंटेंस सही है गलत है, और अगर गलत है तो क्या करके हम इसे सही कर सकते हैं। एक बच्चे ने लिखा हैव, बेटा हैव मत लिखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है। वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, सब्जेक्ट मैन है, वो वर्ब सही लिखी हुई है, हैज को हैव मत करो, सब्जेक्ट सीजर्स थोड़ी है। अ पेयर ऑफ 5 सीजर्स, तू पिटेगा मेरे से, समझा? अ पेयर ऑफ 5 सीजर्स। अब देखो यहां पे समझना, जैसे हमने लिखा 1 ट्री, ठीक है। तो जो 1 है ना ये न्यूमरल है, और ट्री जो है ये नाउन है। 1 है न्यूमरल की यूनिट, 1 का मतलब एक होता है, तो ये यूनिट हो गया। ट्री हो गया नाउन की यूनिट, तो ये नंबर की यूनिट है, नाउन की यूनिट है। इनमें से अगर हम एक को भी प्लुरल कर देंगे, मान लो हम इसको कर देंगे 5, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा ट्रीज। मतलब अगर हम नंबर को प्लुरल करेंगे तो हमें नाउन को भी प्लुरल करना पड़ेगा, ठीक। तो यहां से इस एग्जांपल से जो मुझे मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं वो ये है कि जो हम न्यूमरल्स यूज करते हैं वो हम उन नाउन्स के साथ यूज करते हैं जिनकी यूनिट फॉर्म्स होती हो। यूनिट फॉर्म का मतलब होता है सिंगुलर। यूनिट फॉर्म का मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। देखो ये तो सबको ही पता है कि जो हमारा नंबर सिस्टम है, न्यूमरल्स की शुरुआत 1 से 5 से नहीं होती, इनसे पहले 4 होता है, 4 से पहले 3 होता है, ठीक है, और 3 से पहले 2 होता है, और 2 से पहले 1 होता है, ठीक है। हालांकि फिर 0 भी होता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो हमें पता है कि काउंटिंग शुरुआत होती है हमेशा 1 से। तो अगर हम किसी चीज को 5 डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने उसकी स्टार्टिंग की होगी 1 से।
लेकिन हमें पता है कि हम वन ट्री लिख सकते हैं, लेकिन वन सीजन नहीं लिख सकते, क्योंकि वो नाउन हमेशा ही प्लुरल होता है, उसकी सिंगुलर फॉर्म होती नहीं, मतलब उसकी यूनिट फॉर्म नहीं होती है। तो अगर उसकी यूनिट फॉर्म होती नहीं है तो हमने काउंटिंग किसकी कर ली, जब यूनिट होती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि हम इसकी यूनिट मानते हैं पेयर को, तो यहाँ पे लिखो 5 पेयर्स ऑफ सीजर्स। तो जो नाउन्स पेयर में होने की वजह से प्लुरल होते हैं, ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा, काफी है, जैसे स्पेक्टिकल्स है, ट्राउजर्स है, गॉगल्स है, ग्लासेस है, ठीक है, सीजर्स है, टोंग्स है, ठीक। तो जो नाउन्स पेयर में होने की वजह से प्लुरल होते हैं, अगर हमें उनके साथ में कभी कोई न्यूमरल लिखना पड़े, न्यूमरल का मतलब होता है नंबर को रेफर करने वाला डिटर्मिनर, तो पेयर वर्ड का यूज करना, क्योंकि हम काउंटिंग पेयर की ही करते हैं और उसकी यूनिट हम पेयर को मानते हैं, ठीक है। जो नाउन्स हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं उनके साथ हम नंबर का यूज नहीं कर सकते। नंबर का यूज किया जाता है उन नाउन्स के साथ जिनकी एक यूनिट फॉर्म भी होती है, यूनिट फॉर्म का मतलब जिनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा द मैन हैज 5 पेयर्स ऑफ सीजर्स। डन। इसी तरीके से हमने यहां पे लिख दिया द मैन बॉट अ न्यू पेयर ऑफ सीजर्स। चलो थर्ड एग्जांपल में आते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमने लिखा शी टुक द प्लेट एंड टिप्ड द कंटेंट इनटू द बिन। अभी जो हमने कंटेंट वर्ड लिखा ना, इसके बारे में दो बातें मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो कंटेंट बेसिकली एक एडजेक्टिव भी होता है। कंटेंट वर्ड जो होता है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट, ठीक है। ही इज क्वाइट कंटेंट। कंटेंटमेंट होता है ना एक नाउन, तुमने सुना होगा, संतुष्टि, ठीक है। खैर यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये हमारी स्टिप्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। स्टिप्ड वर्ब है ना, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन है। अच्छा, कंटेंट वर्ड जब नाउन होता है, जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है थीम, टॉपिक, सेंट्रल आइडिया। जैसे कोई मूवी है, कोई स्टोरी है, कोई ऐसे है, कोई पोएम है, तो वो जिस मैटर को डील कर रही है, जो मैटर है, जो बेसिक थीम है, उसकी आइडिया है, उसको हम कहते हैं उसका कंटेंट, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम कंटेंट को नाउन की फॉर्म में यूज करते हैं ना, तो इसकी एक प्लुरल फॉर्म भी होती है, कंटेंट्स। लेकिन जब हम इसे कंटेंट्स लिखते हैं, तब इसका मतलब हो जाता है कंटेंट ऑब्जेक्ट्स, कंटेंट या इंक्लूडेड थिंग्स, ठीक है, ये इसका मतलब हो जाता है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि कंटेंट वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है कॉम्प्लेसेंट, संतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। लेकिन अगर कंटेंट वर्ड नाउन है, तो जब हम इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे और जब प्लुरल फॉर्म में यूज करेंगे तो इसके मीनिंग्स डिफरेंट होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्लुरल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कंटेंट या इंक्लूडेड थिंग्स। सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा थीम या टॉपिक। अब ये जो एग्जांपल हमने लिखा ना, इसमें हमने कंटेंट सिंगुलर लिख रखा है, तो कंटेंट का मतलब थीम या टॉपिक हो गया, लेकिन ये मीनिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम कह रहे हैं ना कि कोई पर्सन है, उसने किसी प्लेट को लिया और उस प्लेट के अंदर जो भी चीजें रही उनको जाके डस्टबिन में या बिन में डाल दिया, तो यहां पर हम उन ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हैं जो उस प्लेट में रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हमें इंक्लूडेड थिंग्स को या कंटेंट थिंग्स को रेफर करना है तो इसको प्लुरल फॉर्म में हमेशा लिखा करो, कंटेंट्स। ठीक, एक तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये बात तुम अपने आप समझ लो, इसके लिए मैं दो क्वेश्चन लिखता हूं तुम्हारे लिए। वी फाउंड some dash of the movie objectionable। ठीक है। दूसरा, we found the dash of the movie very inspiring। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं ए और बी। इन दोनों क्वेश्चंस में तुम्हें कंटेंट और कंटेंट्स वर्ड का यूज करना है। डन। तो देखो दोनों में नाउन आएगा, एडजेक्टिव किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब बस ये बताओ किस में हम कंटेंट लिखें और किस में कंटेंट्स लिखें, ए ऑप्शन में क्या लिखें, बी ऑप्शन में क्या लिखें, ये बताओ। बहुत अच्छे बच्चे। हाँ, बहुत अच्छे।
बढ़िया। इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंटेंट और कंटेंट नाउन भी होते हैं, तब इनके मीनिंग का डिफरेंस होता है, वो समझ लेना। वी फाउंड सम डैश ऑफ द मूवी ऑब्जेक्ट्स नेबल, तो अगर हमने यहाँ पे सम डिटरमिनर लिख दिया तो इसका मतलब हम जो मूवी में चीजें रही होंगी उनको रेफर कर रहे हैं। जैसे मूवी में सीन्स रहे होंगे, डायलॉग्स रहे होंगे, एक्शन रहा होगा, ठीक है, जो भी मतलब रहा होगा। तो यहाँ पे लिखो कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब इंक्लूडेड थिंग्स। फिर हम लिखा वी फाउंड द डैश ऑफ द मूवी वेरी इंस्पायरिंग, तो यहाँ पे जाएगा कंटेंट, कंटेंट का मतलब थीम, द स्टोरी दैट इट डील्ड विद, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, इसमें लिखो सी टुक द प्लेट एंड टिप द कंटेंट्स इनटू द बिन। उसके बाद में देयर बिजनेस हैज मूव्ड टू अ न्यू प्रीमाइस, ठीक है। अब देखिए प्रीमाइस वर्ड का मतलब सपोजिशन होता है वैसे। सपोजिशन मान लो हमने कुछ सपोज कर लिया तो वो प्रीमाइस हो गया, मतलब जैसे हम कोई चीज अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशन कह सकते हो, ठीक है। जैसे हमने कोई चीज एक अज्यूम कर ली तो वो अजम्पशन जो हमारा है वो प्रीमाइस बन गया, ठीक है। कोई थियरी है, कोई हमारा बिलीफ है, तो हम उसको ऐसा क्यों मानते हैं, क्यों हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, तो प्रीमाइस हो गया। लेकिन ध्यान से देखें तो यहाँ पे वो बात अजम्पशन की नहीं हो रही, यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है। तो अगर प्लेस को रेफर करना हो ना तो इसको हमेशा लिखा करो प्रीमाइसेस, तब इस वर्ड को हमेशा लिखा करो प्रीमाइसेस। और प्रीमाइसेस का मतलब होता है अ प्लेस और बिल्डिंग एंड अटैच टोटल एरिया, कोई बिल्डिंग वगैरह और उसका अटैच टोटल एरिया। टोटल एरिया का मतलब समझ रहे हैं, टोटल एरिया का मतलब आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ। हाँ, तो इसको लिखो प्रीमाइसेस। फिर हमने लिखा द मैनेजर टुक एक्सक्रूएटिंग पेन टू डू द जॉब वेल, ठीक है। अब देखो जो पेन वर्ड होता है ये फीलिंग है, भाई पेन जो है ये नेम ऑफ फीलिंग है, तो नेम ऑफ फीलिंग होने की वजह से तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन एक वर्ड और भी होता, मतलब एक वर्ड पेंस भी होता है, इसी की प्लूरल फॉर्म होती है पेंस, जिसका मतलब होता है केयर, ये भी ध्यान रखना है। केयर, इंग्लिश में एक वर्ड होता है, तुम सब लोगों ने पढ़ा होगा, पेंस टेकिंग। पेंस टेकिंग का मतलब होता है केयरफुल, मेटिकुलस। पेंस टेकिंग का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपने काम को बड़ी मतलब ध्यान के साथ में, बारीकी के साथ में करता है, ठीक है। तो पेंस वर्ड जो होता है ना, जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो ये पेन जो हमारी फीलिंग होता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये एक अलग वर्ड होता है जिसका मतलब होता है केयर। तो अगर हमें कभी उस रेफरेंस में यूज करना पड़े तो इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया करो। अब हमें यहाँ पे उसी की जरूरत है, तो लिखो द मैनेजर टुक एक्सक्रेटिंग पेंस टू डू द जॉब वेल। टेक पेंस का मतलब होता है किसी काम को बड़ी बारीकी के साथ में ध्यान रखते हुए करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना कि एक मिनट, केयर ही लिख दिया, देखो पेंस लिखो। तो इस मीनिंग में पेंस वर्ड हमेशा प्लूरल होता है, इस मीनिंग में प्रीमाइसेस हमेशा प्लूरल होता है, इस मीनिंग में कंटेंट्स हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये वर्ड हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऐसे नाउन्स जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करने चाहिए, ठीक है। अगर हम इनको सिंगुलर फॉर्म में जैसे यहाँ यूज कर रखा था करेंगे तो हमसे गलतियां हो जाएंगी। अब देखो ये कौन कौन से नाउन है, मैं समझा देता हूँ। ये है वो नाउन्स, ठीक है। सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स वगैरह वगैरह, वो अभी मैं सब समझा दूंगा, बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना। ये जो नाउन्स है ना यहां से लेकर यहां तक, ये सब पेयर में होते हैं, मतलब ये सब पेयर में होते हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इनके साथ अगर कभी तुम्हें वो नंबर लिखना पड़ा 1 2 3 4 5 मैनी फ्यू सेवरल वगैरह कुछ भी, तो पेयर वर्ड का यूज जरूर करना, ठीक है। सीजर्स पता ही है, कैंचियां, दो पार्ट में होता है ना। बाइनोकुलर्स भी पता ही होगा, दूरबीन। स्पेक्टिकल्स का मतलब भी पता ही होगा, चश्मा, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखना, स्पेक्टिकल का मतलब सीन होता है, ठीक है, लेकिन अगर चश्मा मीनिंग कन्वे करना होगा तो हमेशा स्पेक्टिकल्स वर्ड का यूज करना। उसके बाद आएगा ग्लासेस। अच्छा, ग्लासेस का मतलब क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ। ग्लास वर्ड जो होता है ना, मटेरियल नाउन भी होता है। जब ये मटेरियल नाउन होता है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, ऑल दीज आइटम्स आर मेड ऑफ ग्लास, ग्लास इज अ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद में जब इसका मतलब लेंसेज होता है, ग्लासेस का मतलब लेंसेज, चश्मे नहीं, तो ये हमेशा प्लुरल होता है। वाई हैवंट यू पुट ऑन योर ग्लासेस, तो ग्लासेस का मतलब हो गया लेंसेज जो आंखों पे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर ग्लास का मतलब टम्बलर हो, ग्लास होता है ना जिसमें पानी पीते हैं, तो हम इसको सिंगुलर प्लुरल किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये बातें हमें सीखनी बहुत जरूरी होती हैं।
क्योंकि वो हम सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पढ़ के तभी जान पाते हैं कि यहाँ पे ग्लास का मतलब क्या होगा। ठीक है, नहीं पेन नहीं आ सकता बेटा फिफ्थ में। पेन से लिखो, क्योंकि टेक पेन्स का मतलब होता है डू समथिंग विद केयर। ठीक है, हाँ वो टेक पेन्स का मतलब होता ही केयर करना है। वैसे भी टेक आप फीलिंग के साथ में टेक क्यों यूज करोगे? यू कांट रिसीव फीलिंग फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज हैपनिंग टू यू। फीलिंग तो हमारे साथ हो रही घटना होती है, हम उसको बाहर से रिसीव नहीं करते ना। तो ग्लास वर्ड जो होता है, अगर हम इसको एज अ मटेरियल नाउन रेफर करेंगे तो हमेशा सिंगुलर, क्योंकि मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। अगर ग्लासेस का मतलब लेंसेज मानेंगे जो आंखों पे लगा लिए जाते हैं तो फिर हमेशा प्लुरल। और अगर ग्लासेस का मतलब चश्मा मतलब पानी पीने वाला कंटेनर होगा तो हम इसको सिंगुलर प्लुरल कैसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। ठीक है। ट्राउजर्स पता ही है, ट्राउजर्स हैं तो दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट लेग के लिए और एक राइट लेग के लिए, तो उसके भी दो पार्ट होते हैं। ही बॉट 3 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, नहीं ये नहीं लिखना है ही बॉट 3 ट्राउजर्स, सिंपली लिखना है ही बॉट 3 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है। टोंग चिमटा होता है, गर्म लोहा वगैरह मतलब पकड़ने के काम, रोटी वगैरह के काम में यूज किया जाता है। ठीक है। पाइंसर्स भी होता है एक तरीके से, चिमटा ही होता है बड़ा सा, जिसे हिंदी में संसी कहते हैं। गर्म लोहा या कोयला वगैरह पकड़ने के काम में यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लैक स्मिथ यूज करते हैं। टूल होता है 2 पार्ट में, तो उसको भी हमेशा प्लुरल फॉर्म में यूज करना है। बेलोज होता है एक फूंकनी। ठीक है, मतलब मतलब एक टूल होता है, आप नेट पे इसको ढूंढोगे तो जान जाओगे एक्चुअल में कैसा होता है। मैं कैसे बताऊं, उसमें 2 पार्ट होते हैं, जब हम उन्हें ऐसे प्रेस करते हैं, पंप करते हैं। ठीक है, तो लेदर बैग होते हैं दोनों साइड से, वो प्रेस हो जाते हैं तो हवा आगे पास होती है, तो आग वगैरह जलाने के लिए उनका यूज किया जाता है। तो चूंकि वो भी 2 पार्ट में होता है तो हमेशा प्लुरल। फॉरसेप्स चिमटी होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, भी 2 पार्ट में होती है, प्लुरल। स्केल्स होता है तराजू। जैसे अब तो खैर सब जगह इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं। तराजू, पहले ये वाले तराजू जो चला करते थे जो 2 पार्ट में होते थे, एक साइड में जो चीज खरीदी जा रही है वो रखी जाती थी, एक साइड में मेजरमेंट के लिए रखा जाता था वेट। तो यहाँ पे स्केल्स का मतलब ये है तराजू, ये भी 2 पार्ट में होता था। ठीक है, द मंकी, मंकी और वो बिल्लियों वाली तुमने कहानी पढ़ी होगी, द मंकी ब्रॉट अ पेयर ऑफ स्केल्स। ठीक है। अच्छा, होता वैसे एक तरीके से गैलोज भी 2 ही पार्ट में है। गैलोज होता है कि स्ट्रक्चर जिसपे किसी को फांसी दी जाती है, जैसे कोई पर्सन है उसको यहाँ पे खड़ा किया, ठीक है, ऐसे उसके गले में फंदा डाल दिया, ठीक है, और ये तख्ता खुल जाता है, वो लटक के मर गया। तो गैलोज भी एक तरीके से 2 पार्ट में ही होता है, तो इसको प्लुरल फॉर्म में यूज करना। तो ये वर्ड्स अपने ध्यान रखना। ठीक है, ये सब 2 पार्ट में होते हैं, इसलिए हम इनको प्लुरल फॉर्म में यूज करते हैं। अगर इनके साथ कभी नंबर लिखना पड़े 2 3 4 5 तो इनके साथ में वो जरूर लिखना। ठीक है, पेयर। उसके बाद आएंगे फेटर्स एंड साइकिल्स। इनका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, बेड़ियां, जंजीरें। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस। राशंस होता है रिजर्व फूड आइटम, वी डोंट हैव एनफ राशंस। प्रीमाइसेस अभी हमने पढ़ा ही था। अब बिल्डिंग एंड अटैच टोटल एरिया, कोई बिल्डिंग और उससे अटैच टोटल एरिया। उसके बाद में आ गया आर्म्स। आर्म्स होता है थिंग्स गिवन इन चैरिटी। आर्म्स का मतलब होता है थिंग्स गिवन इन चैरिटी, दान में दी गई चीजें। ठीक है, जैसे किसी को हमने खाना दे दिया, कपड़े पैसे दे दिए, कुछ भी ऐसी चीज दे दी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आर्म्स। आर्म्स का मतलब हो गया थिंग्स गिवन इन चैरिटी। एसेस, एसेस का मतलब होता है रिमेन्स। देखो कुछ बच्चे एसेस का मतलब राख मान लेते हैं, मैं उन्हें समझा दूं, इसका मतलब राख नहीं होता है। जब इसका मतलब राख होता है तो ये सिंगुलर होता है। मतलब अगर हम इसका मतलब राख मान लेंगे तो ये मटेरियल नाउन हो जाएगा और ये सिंगुलर रहेगा। ठीक है, ऐश। लेकिन जब हम इसे एशेस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है रिमेन्स। जैसे कोई चीज जल गई, उसके बाद जले हुए से जो पार्ट बच गए उन्हें हम कहते हैं एशेस, रिमेन्स, अवशेष। ठीक है। एनल्स का मतलब होता है पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। और आर्काइव्स वो प्लेस होते हैं जहां पे पब्लिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। दोनों वर्ड प्लुरल फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब हो गया रिकॉर्ड्स और इसका मतलब हो गया जहां पे उनको रखा जाता है। ये वर्ड कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ चुका कॉम्पिटिशन्स में। आर्काइव्स मींस प्लेसेस वेयर पब्लिक एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। और स्पाइसेस का मतलब होता है पैटर्नेज, पैटर्नेज या गाइडेंस, अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ऑस्पाइसेस का मतलब होता है पैटर्नेज या फिर गाइडेंस। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है इंग्लिश में, तुम लोग शायद जानते होगे, नहीं जानते होगे तो देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ, ऑस्पिशियस। ये वर्ड कोई नाउन नहीं होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है ऑस्पिशियस, और इसका मतलब होता है लकी, फेवरेबल, एन ऑस्पिशियस डे ऑफ माई लाइफ, इसका मतलब शुभ दिन। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है ऑस्पिशियस, इसका ध्यान रखना, और ऑस्पाइसेस है। चैटल्स पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, जैसे
पैसा प्रॉपर्टी छोड़ के जो हमारी चीजें मतलब जो असेट्स हैं, एक तरीके से पैसा प्रॉपर्टी असेट्स, देखो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, मैं असेट्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी वस्तुएं होती हैं, जैसे हमारे कपड़ा है, खाना है, किताबें हैं, वो सब हमारी चैटल्स हैं। हालांकि पुरानी इंग्लिश का वर्ड है, आज के टाइम में ज्यादा यूज होता नहीं है, इसकी जगह बिलोंगिंग्स वर्ड का यूज जनरली लोग करते हैं। चैटल्स का यूज जनरली अब होता नहीं है बोलचाल में, ठीक है। बिलोंगिंग्स का यूज होता है इसकी जगह, लेकिन कभी पेपर वेपर में मिल जाए तो अपना देख लेना। टाइडिंग्स का भी आजकल के टाइम में तो लगभग ना के बराबर ही यूज होता है, नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी मिल जाए तो देख लेना। टाइडिंग्स का मतलब होता है टाइप्स ऑफ न्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज। वी हैव गॉट गुड टाइडिंग्स फॉर यू। वर्क्स का मतलब कल हमने पढ़ा ही था, इंडस्ट्री और कॉम्पोजिशन। पेपर्स का मतलब भी पढ़ा था, डॉक्यूमेंट्स। डैमेजेस का मतलब भी पढ़ा था, कंपनसेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। पेंस का मतलब भी हमने पढ़ लिया, केयर। उसके बाद में ये जो वर्ड है, ठीक है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। अगर हम इन्हें एज नाउन्स यूज करेंगे तो इनको प्लूरल फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान रखना है। मतलब ऑर्ड्स है, कंटेंट्स है, गुड्स है, रिचेस है, सराउंडिंग्स है, वैल्यूएबल्स है, टेबल्स, ये एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन अगर हम इन्हें एज नाउन्स यूज करेंगे तो प्लूरल फॉर्म में लिखना। देखो मैं इनके मीनिंग समझा देता हूँ। ऑड जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, वियर्ड, एन ऑड पर्सन, ठीक है, विच इज नॉट इवन, ठीक। लेकिन जब हम इसे नाउन बना के ऑड्स यूज करते हैं ना, तो ऑड्स का मतलब एक तो होता है चांसेस, जैसे बैटिंग होती है, बैटिंग बैटिंग में सट्टा बाजारी जो होती है उसमें बैटिंग अगेंस्ट ऑड्स होती है, ठीक है। तो एक तो ऑड्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी, चांसेस, व्हाट आर देयर, व्हाट आर द ऑड्स ऑफ देयर विक्ट्री। बाकी ऑड्स का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन भी होता है। ऑड्स को जब हम एज ए नाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस भी होता है। ही सक्सीडेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ठीक है। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब अगेंस्ट डिफिकल्टीज, ठीक है। कंटेंट्स अभी हमने डिस्कस ही कर लिया, इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स, इंक्लूडेड थिंग्स। गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो खरीदने बेचने के लिए, जो कमर्शियल गुड्स होता है। अब जैसे चैटल्स हो गया, ये तो हो गया हमारा पर्सनल बिलोंगिंग्स, ठीक है। गुड्स होता है शॉपकीपर का सामान जो खरीदने बेचने के पर्पज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए है, ठीक है। रिचेस का मतलब होता है द थिंग्स दैट प्रूव दैट यू आर रिच। मतलब रिचेस का मतलब होता है द थिंग्स विच प्रूव दैट समवन इज रिच। वो चीजें जो ये साबित करती हैं कोई पर्सन रिच है, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, इन चीजों को हम रिचेस कहते हैं, ठीक है। प्लूरल होता है, ध्यान रखना। इंग्लिश में प्रोवर्ब होती है काफी फेमस, रिचेस हैव विंग्स। तो रिचेस का मतलब अमीर आदमी नहीं, ऐसा नहीं अमीर आदमी के पंख होते हैं। रिचेस हैव विंग्स का मतलब होता है जो चीजें मतलब अमीरी वाली होती है ना, वो टिकाऊ नहीं होती हैं। मतलब ये चीजें बदलती रहती हैं, आज कोई अमीर है कल कोई होगा, ये चीजें मतलब मूव करती रहती हैं, ठीक है। हिंदी में भी होती है ना एक कहावत, लक्ष्मी चंचला है, तो इसका मतलब यही होता है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है जो हमारे आसपास की सारी चीजें हैं वो। सराउंडिंग्स का मतलब जिनसे हम घिरे हुए हैं, हमारे आसपास के मकान, दुकान, पीपल, एनिमल्स, सारी चीजें, ठीक है। वैल्यूएबल्स का मतलब होता है वैल्यूएबल थिंग्स, कीमती चीजें। ईटेबल्स का मतलब होता है खाने पीने की चीजें, खाने पीने की वस्तुएं, ठीक है। तो ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं, जब इन्हें नाउन के तरीके से यूज करोगे तो प्लूरल फॉर्म में लिखना। उसके बाद आ गया क्रेडेंशियल्स। अब देखो, क्रेडेंशियल्स वर्ड का मतलब एक तो होता है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। यू डोंट हैव द क्रेडेंशियल्स टू गेट दिस जॉब, ठीक है। हाँ बेटा ध्यान से सुना करो थोड़ा सा। कंटेंट और कंटेंट्स का बाकी अभी जब सब डिस्कस जाएंगे तो लास्ट में समझा दूंगा। बाकी नहीं तो जब वीडियो बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा तो एक बार अपना दोबारा देख लेना। अभी इस पे ध्यान दो, अभी मैं समझा रहा हूँ, अपना ध्यान भी दूसरी जगह ले जाओगे, मेरा भी ध्यान दूसरी जगह ले जाओगे तो वो तो समझ में नहीं आया। अब ये जो समझ में आना है वो भी छूट जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो। तो तो मैं बता रहा था कि क्रेडेंशियल्स वर्ड है ना, ये असल में वर्ड्स के मीनिंग में देखो तुम्हें क्यों समझाता हूँ, जिससे तुम इनका कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके समझ पाओ। क्योंकि अगर ये वर्ड्स कभी एंटोनिम सिनोनिम में आ गए या कभी फ्रेजल वर्ब में आ गए, मतलब फ्रेजल वर्ब में तो खैर नहीं आएंगे, अगर कभी क्लोजेस्ट में आ गए, ठीक है, तो हम इनका सही यूज कर पाए। तो ध्यान से सुना समझा करो। मैंने पहले भी कहा था, ऑनलाइन पढ़ते टाइम बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे कोई पर्सन नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता जो आपको देखे कि आप सही तरीके से पढ़ने वाले तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। वो अपने आप ईमानदार खुद अपने साथ रहना पड़ता है, ठीक है। एकदम बी फोकस्ड, सारी देश दुनिया से ध्यान हटा के जो कहा बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स का मतलब एक तो हो गया एलिजिबिलिटी, यू डोंट हैव द क्रेडेंशियल्स टू गेट दिस जॉब। दूसरा क्रेडेंशियल्स का मतलब एक और भी होता है, इसका मतलब होता है द डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव दैट यू आर एलिजिबल, द डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव दैट यू आर एलिजिबल। वो डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रूव करते हैं कि तुम एलिजिबल हो, ठीक है। ब्रिंग ऑल योर क्रेडेंशियल्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू।
जैसे मार्कशीट्स हो गए, एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स हो गए, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में ये जो वर्ड्स बच गए ना, वैसे तो ये वर्ब्स होती हैं, लेकिन जब हम इन्हें एज अ नाउन यूज करते हैं तो प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर्स। तो ऑर्डर्स का मतलब हो गया इंस्ट्रक्शंस। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर सीनियर्स, ठीक है। रिगार्ड्स का मतलब देखो, ये जो रिगार्ड्स है, थैंक्स है, विशेज है, रेस्पेक्ट्स है, ये सब हमारी फीलिंग से रिलेटेड नाउन होते हैं, ठीक है। मतलब ये फीलिंग से रिलेटेड नाउन्स होते हैं और इनको प्लूरल फॉर्म में लिखा करो, ठीक है। रिगार्ड्स का मतलब हो गया सम्मान, ठीक है। विद रिगार्ड्स, जैसे लेटर वगैरह होता है ना, उसके लास्ट में लिखते हैं विद रिगार्ड्स, तो विद रिगार्ड्स का मतलब विद फीलिंग ऑफ रिगार्ड, ठीक है। थैंक्स भी, थैंक नाउन होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन जब हम इसे फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं तो प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं थैंक्स। ऐसे देखना, जैसे हमने लिखा से माई थैंक टू योर अंकल, ठीक है। अब देखो, से वर्ब हो गई, इंपेटिव मूड की वर्ब है ये, और माई थैंक इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये वर्ड यहाँ पे नाउन हो गया, तो अगर ये नाउन है तो इसको प्लूरल फॉर्म में लिखो थैंक्स, से माई थैंक्स टू योर अंकल, ठीक है। विशेष का मतलब भी यही होता है, विशेष का मतलब शुभकामनाएं किसी के लिए, गुड जेस्चर, ठीक है। अदरवाइज ध्यान देना, विश सिंगुलर नाउन भी होता है, जैसे मैंने लिखा आई हैव अ विश, तो यहाँ पे विश का मतलब फीलिंग्स नहीं है, यहाँ पे विश का मतलब है टारगेट, गोल, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है होमेज, नहीं पता तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है श्रद्धांजलि। पीपल पेड द रिस्पेक्ट टू द डिसीज्ड, कोई पर्सन जैसे मर गया तो लोग जाते हैं उसके फ्यूनरल में, ठीक है। सो पीपल पेड द रिस्पेक्ट टू द डिसीज्ड। अच्छा, प्रोसीड्स का मतलब समझ लेना, प्रोसीड वर्ब होती है, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना होता है, मूव ऑन करना होता है। प्रोसीड्स को जब हम एज अ नाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट, इसका मतलब होता है रिटर्न। जैसे हमने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया, पैसा वगैरह इन्वेस्ट किया, उससे जो भी हमें फायदा मिला, जो भी प्रॉफिट हुआ, वो प्रोसीड्स है। तो प्रोसीड्स को जब हम नाउन के तरीके से यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो प्रोसीड्स का मतलब होता है प्रॉफिट या रिटर्न, ठीक है। तो ये जो वर्ड समझाए गए, इनके मीनिंग समझाए गए, ये सारी बातें ध्यान रखना, ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन 1 और 2 के एक बार आंसर बताओ तो। क्वेश्चन, बफरिंग नहीं हो रही बच्चे, बफरिंग नहीं हो रही, आपका डाटा प्लान वगैरह अपना चेक करना एक बार, ठीक है। हाँ, डाटा स्पीड चेक करना, बफरिंग नहीं हो रही हमारे यहाँ से। असल में हमारे स्टूडियो से जो क्लासेस चलती है ना, लीज लाइन पे चलती हैं बच्चे, यहाँ या तो नेट आएगा ही नहीं, और आएगा तो ढंग से आएगा, तो बफरिंग नहीं हो रही होगी, आप अपने पार्ट पे एक बार चेक करना। हाँ, इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताओ तो। सही है, बहुत सही है। हम्म। बेटा पहले यहाँ पे ध्यान दे लो गजेंद्र कुमार, तुम्हारे भी डाउट्स ले लेंगे। हालांकि तुम लोग मानते नहीं हो, वो अलग बात है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में होते तो मान जाते। मैंने कहा दो चीजें, एक पेशेंस और दूसरा थिंकिंग, मतलब सोचने की आदत, पूछने से पहले, और पेशेंस, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं सीखने के लिए। हम्म। सुनील कुमार ने बहुत अच्छा गेस किया है। देखो मैं बताता हूँ, न्यूज नाउन अब्स्ट्रैक्ट होता है, एक्चुअल में न्यूज किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होता है, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है। तो हमने पढ़ा है कि काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और उनको काउंट नहीं किया जा सकता। भले ही हमें देखने में लग रहा हो कि न्यूज प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में प्लूरल नहीं है, सिंगुलर होता है। तो ये जो वर्ब हमने वर्ड लिखी है गलत है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दो, वॉज, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा था कि इसमें हम लिख दें द पीसेस ऑफ न्यूज। अब इसमें तो द पीसेस ऑफ न्यूज मत लिखना, लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ, इसे समझना। वी हैव रिसीव्ड डिफरेंट न्यूज
फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अब जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा, वी हैव रिसीव्ड डिफरेंट न्यूज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अब हमें पता है यहां पे हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, न्यूज इन जनरल की बात ना करके उसके टाइप्स की बात कर रहे हैं। अब यहां पे लिखो पीसेज या आर्टिकल्स ऑफ, वी हैव रिसीव्ड डिफरेंट पीसेज ऑफ न्यूज या डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ न्यूज। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में जो लिखा होता है ना उसको आर्टिकल कहा करो, आर्टिकल ऑफ न्यूज, अदरवाइज पीसेस ऑफ न्यूज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, देखने में लगता है प्लूरल लेकिन एक्चुअली प्लूरल होता नहीं है, सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लिखा करो। अगर कभी नंबर की जरूरत पड़ जाए या न्यूमरल यूज करना पड़ जाए तो वहां पे पीस का यूज करना। काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उन्हें काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता, उन्हें डिवाइड किया जा सकता है। तो डिवीजन के लिए पीस या आर्टिकल का यूज क्या करो, एन आर्टिकल ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ न्यूज। ठीक है, अब जो न्यूज की बात हो ही रही है तो एक इंग्लिश का काफी फेमस प्रोवर्ब है, अगर तुमने पहले कभी पढ़ा हो। देखो प्रोवर्ब क्या है, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। एक बार इसका आंसर बताना। ये एक्चुअल में इंग्लिश की एक प्रोवर्ब है, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। इसका मतलब होता है किसी खबर का नहीं होना अच्छी खबर है। मान लो हम कहीं से कोई न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें कोई खबर नहीं आई वहां से, तो नहीं आई खबर इसको अच्छा मानो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं जो हमारे पास न्यूज आती है वो अच्छी होती है। तो न्यूज का नहीं आना भी हमें अच्छा ही मानना चाहिए कि अच्छी बात है न्यूज नहीं आई। ठीक है, सो नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। इसका आंसर पता है क्या, इसमें आर्टिकल ये हट जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हम ए एन आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। ए एन आर्टिकल यूज किए जाते हैं उन नाउन्स के साथ में जो काउंटेबल हो, ठीक है, सिंगुलर हो। न्यूज काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो इसको सिंपली ऐसे लिखो, नो न्यूज इज गुड न्यूज। मतलब प्रोवर्ब ये है, ये प्रोवर्ब होती है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ये हमारी प्रोवर्ब है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आंसर हो गया, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड, एक बच्चे ने लिखा नो एरर, सही है, मतलब सेकंड सही है। अब मैं बता देता हूँ, सेकंड सेकंड सही एक भी नहीं है इनमें से। इसमें कहानी क्या है, इंग्लिश में एक वर्ब होती है समन। ठीक है, ये वर्ब है और इस वर्ब का मतलब होता है किसी को बुलवाना, टू सेंड फॉर, टू कॉल इन, किसी को बुलवाना। ठीक है, ये वर्ब है। अच्छा, फिर एक वर्ड होता है समन्स। ठीक है, और एक होता है समन्सेस। ये दोनों नाउन्स हैं, समन्स और समन्सेस नाउन है। डिफरेंस क्या है देखो समझना, समन्स है सिंगुलर फॉर्म इस नाउन की, और समन्सेस है प्लुरल फॉर्म इस नाउन की। वो सिंगुलर है, प्लुरल है। अब समन्स जो है ना, इनका मतलब मैं बता देता हूं, इनका मतलब होता है लीगल नोटिस। जैसे कोर्ट से एक नोटिस इशू किया जाता है उन लोगों के लिए जो कोर्ट में हाजिर नहीं होते, चाहे गवाह हो, चाहे वो डिफेंडेंट्स हो, मुझे लिटिगेंट्स में से कोई भी हो, मतलब। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को कोर्ट में पेश होने के लिए लीगल नोटिस भेजा जा रहा है तो उसे हम समन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो हमने समन्स लिखा है ना, वो एक्चुअल में हमें लगता है प्लुरल है, लेकिन वो प्लुरल नहीं, वो सिंगुलर है, उसकी प्लुरल फॉर्म है समन्सेस। ठीक है, तो ये जो हमने समन्स लिखा है ये सिंगुलर नाउन है और इसकी प्लुरल फॉर्म समन्सेस होती है। ठीक है, तो जो हमने नाउन यहां पे लिख रखा है ना समन्स, ये सिंगुलर है, एक चीज। दूसरी बात, ये काउंटेबल है, क्योंकि अगर किसी भी नाउन में सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही फॉर्म हो, ध्यान रखना ये बात, अगर किसी भी नाउन में सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही फॉर्म होती हो तो वो नाउन काउंटेबल होता है। तो इसका मतलब समन्स जो है ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म का, क्योंकि इसकी प्लुरल फॉर्म समन्सेस होती है। अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, देखो मैं यहां पे दो एग्जांपल लिखता हूं, दो क्या तीन लिखता हूं। एक है ए, ही हैज फ्रेंड्स। दूसरा लिखता हूं, ही हैज मनी। और तीसरा लिखता हूं, ही हैज फोन। अब तुम लोग जल्दी से बताओ, ये ए, बी और सी
तीनों सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं ये गलत हैं या सही है? कमेंट फास्ट। ए बी सी तीनों सेंटेंसेस सही हैं या तीनों ही गलत हैं? ही हैज फ्रेंड्स, ही हैज मनी, ही हैज फोन। ठीक है, ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं? और अगर इनमें से कोई गलत है तो वो कौन सा वाला है और उसको कैसे सही किया जा सकता है? ठीक है, कमेंट और आंसर्स फास्ट। बहुत अच्छी बात है बच्चे। जयशंकर कुमार का आंसर बहुत सही है। अमन सैनी बेटा तुम सीखो, धीरे धीरे ध्यान दिया करो चीजों में जो बताई जाती हैं। हाँ, बी एन सी रॉन्ग है। हाँ, तो क्या करें बेटा, सही हो जाए बी एन सी? चलो। अब देखो यहाँ पे समझना, ज्यादातर बच्चे जो हैं, मतलब ज्यादातर क्या, मतलब आधे आधे हैं, हमें लग रहा है आधे सही आंसर कर रहे हैं आधे गलत कर रहे हैं। देखो यहाँ पे समझना, फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है प्लूरल नंबर, सही। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, सही। फोन काउंटेबल नाउन है सिंगुलर नंबर का, फोन को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिंगुलर भी है। कोई भी नाउन जो काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, उसको बिना डिटर्मिनर के मत लिखा करो, उसके साथ डिटर्मिनर जरूर लिखा करो, माई फोन, दिस फोन, दैट फोन, ए फोन, द फोन, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ। तो देखो, इस एग्जांपल से हमने क्या सीखा कि फ्रेंड्स है प्लूरल नाउन, ठीक है। मनी है अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर हम किसी अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन को जनरल सेंस में रेफर करें तो हम बिना डिटर्मिनर्स के उन्हें यूज करते हैं, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, लेकिन अगर कोई नाउन काउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा तो हम उसको बिना डिटर्मिनर के यूज नहीं करेंगे, उसके साथ हमें डिटर्मिनर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सी एग्जांपल है ना, ही हैज फोन, वो गलत है, उसमें हमें कोई ना कोई डिटर्मिनर फोन के साथ लिखना पड़ेगा, तो उसको लिखो ही हैज अ फोन। डन हो गया। अब यहां जाओ, ये जो हमने समन्स लिखा ना, ये भी देखो काउंटेबल है। हम इसे काउंटेबल क्यों कह रहे हैं समझ लेना, हम इसे काउंटेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं, जिन नाउन्स की सिंगुलर प्लूरल दोनों ही फॉर्म होती हैं वो काउंटेबल ही होते हैं। ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर भी है, तो बिना डिटर्मिनर के हमने गलत लिख रखा है, ये लिख दो, ही हैज अ समन्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि समन्स देखने में लगता है प्लूरल होगा लेकिन होता नहीं है, सिंगुलर है। न्यूज देखने में लगता है प्लूरल लेकिन होता नहीं है। ठीक है, अच्छा, न्यूज अनकाउंटेबल होता है लेकिन समन्स काउंटेबल होता है, इसकी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म होती है, वो लिखी वहां पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। जैसे ये दोनों थे ना, वैसे यहाँ पे मैंने कुछ और नाउन्स लिखते जो हमें देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते नहीं है। देखो, जैसे न्यूज है, बिलियर्ड्स है, सैम्बल्स है, समन्स है, मिजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है। ठीक है, और ये कुछ और वर्ड्स हैं, अकॉस्टिक्स, फेनेटिक्स, वगैरह वगैरह। ये नाउन्स हमें देखने में लगते हैं प्लूरल होंगे क्योंकि इनके सबके लास्ट में एस लिखा हुआ है। ही हैज मनी, बिल्कुल सही है बच्चे। ठीक है, हाँ। तो जैसे हमने ये सेंटेंस लिखे हैं ना, एक मिनट, ये क्या हो गया, तो ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं न्यूज वगैरह, इनके सबके लास्ट में एस लिखा होता है, तो हमें देखने में लगता है कि ये प्लूरल होंगे। अब तुम्हें ध्यान रखना है, प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर होते हैं। ये सिंगुलर होते हैं, देखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन होते नहीं है। हाँ बेटा, जरूरत के हिसाब से कोई भी डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा रट्टा नहीं मान लेना कि आर्टिकल ही लिखना है हमेशा, मतलब कोई आर्टिकल जेनरिक डिटर्मिनर होता है, कोई समझ में नहीं आया तो आर्टिकल यूज कर लो। ठीक है, नहीं तो अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करो। तो न्यूज का मीनिंग जानी गए, बिलियर्ड्स एक गेम होता है, तुम लोग जानते होगे। शैम्बल्स जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है डिसऑर्डर, इसका मतलब क्योस होता है। इंग्लिश में एक इडियम होता है, बस उसी में इसका यूज किया जाता है, इन अ शैम्बल्स। ये एक इडियम होता है, इन अ शैम्बल्स। ठीक है, इन अ शैम्बल्स इडियम का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर। इंग्लिश में एक और इडियम होता है, मैं बताऊं अगर तुम उसका मीनिंग रिलेट करो इससे, एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस। इन अ शैम्बल्स का मतलब एट सिक्सेस एंड सेवंस। न्यूज अब्स्ट्रैक्ट है, तुम लोग सुनते नहीं हो जब बताया जा रहा था बेटा। जब असल अभी ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, अभी ये गजेंद्र कुमार है ना, अभी इसका बीच में पता नहीं कहीं इधर उधर का क्वेश्चन था। तुम्हारी दिक्कत ऑनलाइन वालों की जो मैंने सबसे ज्यादा महसूस की वो ये होती है, जब इन्हें तुम रामायण सुनाओगे ना तो ये महाभारत की कहानी पूछेंगे, महाभारत सुनाओगे तो रामायण की, मतलब जो तुम बात कर रहे हो उस पर ध्यान नहीं देंगे, दूसरी बात पे पूछेंगे। ठीक है, इस चक्कर में क्या होता है कि जो ये पूछ रहे होते हैं वो तो मैं खैर बताऊंगा नहीं क्योंकि वो उस समय रिलेवेंट नहीं है बताना। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ बेचारे वो भी नहीं सुन पाते। बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इट इज नॉट द नेम ऑफ एनी रियल ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट द नेम ऑफ एनी रियल ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ध्यान दिया करो, सीखना और पूछना दो चीजें, पहले सीखना बाद में सोचना फिर उसके बाद में पूछना, मतलब ये प्रोसेस होती है, पहले आप सीखो
फिर उसके बाद में उसको सोचो, समझो, फिर पूछो नहीं समझ में आए। लेकिन ऑनलाइन में आप खैर, चलो। तो सैम्बल्स एक वर्ड होता है जिसका यूज हम एक इडियम में करते हैं, वो इडियम होता है इन शैम्बल्स। इन शैम्बल्स का मतलब होता है इन डिसऑर्डर एट सिक्सेस एंड सेवंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। समन्स का मीनिंग हमने जान ही लिया, लीगल नोटिस। मीजल्स, मम्स और रिकेट्स से डिजीज होती हैं। ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो कौन सी डिजीज किस टाइप की होती है, तो वो नेट पे अपना ढूंढ लेना। मीजल्स होती है, शरीर में वो लाल लाल दाने निकल आते हैं, ठीक है। मम्स यहाँ पे गला सूज जाता है, ठीक है। और रिकेट्स होता है सूखा रोग, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, हड्डियां वगैरह टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो डिजीज नेम है, सिंगुलर होती हैं, इनको देखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन ये सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का यूज करना। रिकेट्स इज अ डेंजरस डिजीज, ऐसे। उसके बाद में ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये वाले, ये तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। मतलब दीज आर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, तो ये प्लूरल हो गए। अकॉस्टिक्स होता है स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, साउंड की प्रॉपर्टीज की स्टडी को हम अकॉस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। फेनेटिक्स हो गया हमारी स्पीच साउंड, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन की स्टडी को फेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। वाउल्स हैं, डिप्थोंग्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट वाउल्स हैं, लॉन्ग वाउल्स हैं, ये सब फेनेटिक्स होते हैं। मैथमेटिक्स तो सबको ही पता है, इकोनॉमिक्स भी पता ही है, ठीक है। स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे हमें एक दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं ना, अगर हम इनको रेफर करें एज सब्जेक्ट तब तो है ये सिंगुलर, लेकिन अगर हम इनको किसी और पर्पस के लिए यूज करें तो ये प्लूरल हो जाते हैं। जैसे मैं समझाऊं, पॉलिटिक्स का मतलब अगर हम किसी पॉलिटिकल बिलीफ मान लें, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स का मतलब हो किसी पर्सन की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल बिलीफ, तो ये प्लूरल हो जाएगा। स्टैटिक्स का मतलब अगर रिकॉर्ड्स हो जाए, आंकड़े, तो भी ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब मनी मैटर्स हो जाए, मनी अफेयर्स हो जाए, पैसे से संबंधित चीजें हो जाए, बजटिंग वगैरह, ठीक है, तो ये प्लूरल हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का मतलब मान लो इनकम हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो ये प्लूरल है। मतलब ये वर्ड सब प्लूरल होते हैं अगर इनका मतलब सब्जेक्ट ना हो तो, ठीक है। हाँ, उसके बाद में देखो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स का मतलब एलिजिबिलिटी है, किसी पर्सन की काबिलियत है मैथ को लेकर, तो ये प्लूरल है। फेनेटिक्स का मतलब अगर वो सिंबल्स हैं, जो बॉल्स हैं, डिप्थोंग्स हैं, तो ये प्लूरल है। अकॉस्टिक्स का मतलब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, अकॉस्टिक जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो फॉर्मूले होते हैं या उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये प्लूरल है। मतलब ये नाउन्स प्लूरल हो जाते हैं अगर ये सब्जेक्ट्स के तरीके से रेफर ना किए जाए तो। अब जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा समझने के लिए, द पॉलिटिक्स ऑफ दिस मैन इज नॉट प्रेजवर्दी। अब हम कह रहे हैं द पॉलिटिक्स ऑफ दिस मैन इज नॉट प्रेजवर्दी, तो ऑब्वियस सी बात है जिस सेंटेंस मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस लिखा गया है यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब इस पर्सन की सोच हो सकता है, इसकी आइडियोलॉजी हो सकती है, इसकी बिलीफ हो सकती है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। एक तो इसलिए सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, दूसरा किस वजह से नहीं होगा, अगर ये नेम ऑफ सब्जेक्ट होता तो इसके साथ में द आर्टिकल नहीं आता। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करो कि किसी भी लैंग्वेज के नाम के साथ में, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के साथ में, किसी भी आर्ट के नाम के साथ में आर्टिकल नहीं यूज होते, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पॉलिटिक्स के साथ में द लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब है इस पर्सन की अपनी सोच। तो अब ये प्लूरल हो गया और यहाँ पे आर लिख दो, ठीक है। तो ये अपना जरूर ध्यान रखना कि अगर हम इन वर्ड्स का यूज एज अ सब्जेक्ट ना करके किसी और तरीके से करें तो फिर ये सब प्लूरल होते हैं और इनको प्लूरल फॉर्म के मतलब प्लूरल फॉर्म में ट्रीट करना, ठीक है। तो ये वर्ड्स हो गए। चलो भाई, दो क्वेश्चंस और हैं तुम लोगों के लिए, इनके भी आंसर बताओ एक बार। इन दोनों के आंसर्स बताओ अपने आप। फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताओ। सही है। हम्म देखो, एक छोटी सी बात समझाता हूं। जैसे हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है।
और एक लिखा चिल्ड्रन। तो हमें पता ही है कि नाउन की दो फॉर्म है, चाइल्ड है सिंगुलर फॉर्म और उसकी प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन। अब मान लो हम यहां पे लिख दें चिल्ड्रंस, ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि दो ही फॉर्म होती है, चाइल्ड सिंगुलर है चिल्ड्रन प्लूरल है। अगर चिल्ड्रंस वगैरह लिखोगे तो गलत हो जाएगा, दैट इज नो वर्ड, मतलब कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब जब ये बात तुम्हें समझ में आ जाए तो यहाँ पे मैं ध्यान क्या रखना है, जो जेंट्रीज हमने लिखा है ना, ये हमने जेंट्री वर्ड को जेंट्रीज करके लिख दिया है। लेकिन ये जेंट्री वर्ड जो होता है ना, ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। जेंट्री का मतलब होता है पीपल फ्रॉम नोबल क्लास, एरिस्टोक्रेट, जेंटलमैन कह सकते हो समझने के लिए। जेंट्री का मतलब हो गया पीपल फ्रॉम नोबल क्लास, पीपल फ्रॉम एरिस्टोक्रेट क्लास, ठीक है। तो जो जेंट्री वर्ड होता है ना, ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। तो अगर ये पहले से ही प्लूरल होता है तो हमने इसको जेंट्रीज कैसे लिखा? ये तो वैसी मिस्टेक हो गई जैसे चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस लिखने से हो गया, ठीक है। तो बजाय कि इसे जेंट्रीज लिखने के इसको जेंट्री लिखो, और ये वर्ड प्लूरल ही होता है। जेंट्री का मतलब पीपल फ्रॉम नोबल क्लास, जनरली रूलर्स वगैरह जो होते हैं उनकी क्लास के लोग जो होते हैं, ठीक है। हाँ, तो जेंट्रीज हमने क्यों नहीं लिख पाए? जेंट्रीज इसलिए नहीं लिख पाए बिकॉज दैट इज ऑलरेडी अ प्लूरल वर्ड। जेंट्री इज ऑलरेडी अ प्लूरल वर्ड, वी कांट मेक मोर प्लूरल ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। इट इज एडवाइज दैट द इलेक्टोरेट शुड कास्ट हिज वोट। अब देखो, जेंट्री का मतलब हो गया पीपल फ्रॉम नोबल क्लास, ठीक है। इलेक्टोरेट का मतलब हो गया वोटर्स, चुनाव करने वाले लोग। तो इलेक्टोरेट का मतलब वोटर्स होता है। अब ये देखने में हमें लग रहा होगा सिंगुलर, जैसे जेंट्री लग रहा है सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल है। जेंट्री भी प्लूरल है, इलेक्टोरेट भी प्लूरल है। तो अगर ये इलेक्टोरेट वर्ड प्लूरल है तो हमने जो हिज लिखा ना, ये गलत है। यहां पे लिखो देयर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे इलेक्टोरेट है, जेंट्री है, जो हमें देखने में लग रहे हैं कि सिंगुलर होंगे, लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल नंबर के नाउन्स होते हैं। इनकी फॉर्म ऐसी होती है कि हम इन्हें सिंगुलर समझ बैठते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और नाउन्स हैं। पीपल प्लूरल होता है, पीपल का मतलब जानते हो पब्लिक। पुलिस का मतलब भी जानते ही होगे, प्लूरल। पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड्स, मैं बता देता हूं ध्यान से समझना। पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड्स विच आर केप्ट फॉर मीट एंड एग। मीट और एग के लिए जो बर्ड्स पाले जाते हैं उन्हें हम पोल्ट्री कहते हैं। जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह होता है ना, जहां पे पोल्ट्री को रखा जाता है, उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं जगह को, ठीक है। तो पोल्ट्री का मतलब वो बर्ड्स होते हैं जो पाले जाते हैं। उसमें ज्यादातर तो होते हैं मुर्गे मुर्गियां वगैरह, हैंस हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ जंगली पक्षी भी होते हैं, फाउल्स वगैरह होते हैं, कई बार लोग उन्हें भी पालते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये होता प्लूरल है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने लिखा, हु ऑन्स दिस पोल्ट्री। अभी जैसे पोल्ट्री नाउन हमने पढ़ा कि भाई देखने में लगता है सिंगुलर लेकिन होता प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल होता है तो हमने इसके साथ में दिस गलत लिख दिया, फिर तो हमें दिस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखो दिस पोल्ट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है फार्मर्स, ठीक है। पीजेंट्री जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फार्मर्स। इसकी सिंगुलर फॉर्म पीजेंट होती है, ध्यान रखना। पीजेंट जो होती है उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है। पीजेंट का मतलब होता है वन फार्मर, पीजेंट्री का मतलब हो गया पूरी क्लास, ठीक है। जेंट्री का मतलब समझी गए, क्लास, नोबलमैन। क्लर्जी होती है प्रीस्ट क्लास। क्लर्जी होती है, क्लर्जी आर द पीपल हु बिलोंग टू प्रीस्ट क्लास, पादरी वगैरह जिनका काम पूजा पाठ कराना होता है, ठीक है। वर्मिन हो गए एनिमल्स विच आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, मतलब जनरली एनिमल्स होते हैं जो फसलों वगैरह को नुकसान करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं। देखने में सिंगुलर होता है लेकिन एक्चुअली प्लूरल होता है। कैटल तो सबको पता ही होगा, कैटल होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, गाय भैंस वगैरह। इलेक्टोरेट होते हैं वोटर्स। इलेक्टोरेट का मतलब होता है वोटर्स, वोट डालने वाले लोग, ठीक है। अब तुम लोग जरा इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिस फार्मर ओन्स 20 कैटल्स। फिर से देखो मैं बता देता हूं, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अगर ये सही हो, जो कि ये नहीं है, ठीक है, तो इसकी इसमें क्या मिस्टेक है वो बताओ, इसका मतलब सही करो। दिस फार्म, एक मिनट, फार्मर्स लिख गया गलती से, इसको आप फार्मर कर लेना, ठीक है। दिस फार्मर ऑन्स 20 कैटल्स। बताओ आंसर।
पेयर ऑफ, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चे, पेयर मत लिखो, पेयर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये पेयर में नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ। सबसे पहली गलती, कैटल्स नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, तो कैटल्स तो हम लिख नहीं सकते। अब दूसरी कहानी यहाँ पे ये आ गई कि भाई जब हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था सीजर्स के बारे में, कि जिन नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म नहीं होते उनके साथ हम 1 2 3 या न्यूमरल्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। अंकित आनंद, अंकित ने बहुत अच्छा आंसर किया है। ठीक है, अभिषेक करावन, करनवल का भी आंसर सही है। अब देखो यहाँ पे समझना, जैसे हमने लिखा 20 कैटल, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि काउंटिंग की शुरुआत होती है 1 से। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरुआत होते हैं ना। तो अगर हम 20 लिख रहे हैं तो इसका मतलब जरूरत पड़ने पे हम 1 भी लिख पाएंगे, बट वी नो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 के साथ नाउन लिखा जाता है सिंगुलर, कैटल तो हमेशा प्लूरल होता है, तो ये तो गलत स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमने 20 लिखा है ना, तो हमने काउंटिंग की किसकी? जब भाई कैटल की सिंगुलर फॉर्म होती नहीं तो हमने काउंटिंग किसकी कर ली? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हेड ऑफ लिखेंगे। 20 हेड ऑफ कैटल। तो हम क्या करते हैं, एक हेड को यूनिट मान लेते हैं, मतलब 1 हेड ऑफ कैटल का मतलब हो गया एक जानवर, 3 हेड्स ऑफ कैटल का मतलब हो गया 3 मतलब 3 एनिमल्स। ठीक है, हाँ। तो इस कैटल तो आएगा ही आएगा बच्चा, कैटल्स तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि दैट इज ऑलरेडी प्लूरल, कैटल तो पहले से प्लूरल है, तो कैटल्स तो आप उसको लिख नहीं पाओगे। लेकिन अगर इसके साथ न्यूमरल लिखना पड़ा 1 2 3 4 5 वगैरह, तो हेड का यूज करना, यहाँ पे हम यूनिट मान लेते हैं हेड को, हेड ऑफ कैटल। ठीक है, हाँ। फार्मर्स आता, हाँ, तो बच्चे अगर ये फार्मर्स होता ना तो यहाँ पे हम ऑन लिखते, वो फार्मर से गलती से लिख गया होगा, दिस लिखा ना तो फार्मर लिखना चाहिए, तो गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, वो मैं सही कर दूंगा। सम मोर क्वेश्चंस। अच्छा, हो तुम लोग क्विक एकदम से, हाँ, रेडी रहते हो? हालांकि हेड्स भी हम लिखते हैं, काफी लोग इसको हेड्स भी लिखते हैं, मैं उसमें डिस्प्यूट में नहीं ले जाना चाहता तुम लोगों को, लेकिन हेड लिखा करो अपनी साइड से। ठीक है, हाँ, अपनी तरफ से हेड लिखा करो। अगर हम यूनिट की बात करें, अगर हेड का मतलब सर होता तो हम इसे हेड से लिख देते हैं, अभी इसको हेड लिखो, 20 हेड ऑफ कैटल। अगला देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। देखो, ये जो वर्ड ऑफस्प्रिंग होता है ना, इसका मतलब होता है बच्चे, संतान, और ये इसकी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं। ऑफस्प्रिंग ही इसकी सिंगुलर फॉर्म है, ऑफस्प्रिंग ही इसकी प्लूरल फॉर्म है। मतलब ऑफस्प्रिंग जो है ना, ऑफस्प्रिंग का मतलब, हाँ, एक बच्चे ने देखो आंसर सही बताया। बेटा इसको 20 हेड लिखा करो, अगर हेड का मतलब सर होता तो हम इसे प्लूरल लिखते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसको लिखो हेड ऑफ कैटल। ऑफस्प्रिंग आ गया। ठीक है, देखो, तो इस, हाँ, फिर से बता देता हूँ, ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान होता है, बच्चे होता है, और इसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कॉमन होती है, मतलब ऑफस्प्रिंग ही इसकी सिंगुलर फॉर्म है, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। तो देर सीधे शब्दों में कहें तो कोई वर्ड ऑफस्प्रिंग्स होता नहीं है, तो इसको सिंपली ऐसे लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कि जो मतलब क्वालिटीज होती है ना, वो पेरेंट्स से बच्चों में चली जाती है, मतलब जो क्वालिटी पेरेंट्स में होती है जनरली वही क्वालिटी बच्चों में चली जाती है। ठीक है, फिर हमने लिखा था टीम लॉस द मैच बाय एन इनिंग एंड 35 रन्स। अब देखो, यहाँ पे इनिंग नाउन के साथ हमने एन आर्टिकल लिख दिया, तो इसका मतलब इनिंग नाउन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो एक तो एन आर्टिकल लिखा, हम ऐसे जान गए कि भाई सिंगुलर होगा। दूसरा, जो भी लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में जानते हैं उनको पता होता है कि टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स मिलती है एक टीम को खेलने के लिए, और कोई भी टीम दोनों इनिंग से मैच नहीं हार सकती, हारेगी या जीतेगी तो जनरली एक इनिंग से ज्यादा। ठीक है, तो हमें पता है कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन इसकी सिंगुलर फॉर्म भी इनिंग्स ही होती है, तो ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है, मतलब इनिंग्स ही सिंगुलर फॉर्म है, इनिंग्स ही प्लुरल फॉर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पेरेंट की दोनों फॉर्म सेम नहीं होती बेटा। अगर मान लो कोई पर्सन है, उसके माताजी हैं पिताजी नहीं है, या पिताजी हैं माताजी नहीं है, तो वो सिंगल पेरेंट हो गया। मतलब अगर दोनों में से कोई एक ही सरवाइव कर रहा है, एक नहीं है, तो हम कहेंगे सिंगल पेरेंट। दोनों ही है तो पेरेंट्स लिख देंगे, तो पेरेंट सिंगुलर फॉर्म होती है, पेरेंट्स इसकी प्लुरल फॉर्म होती है। फिर हमने लिखा द बॉयज हैव रिफ्यूज टू रिवील देयर फ्रेंड्स वेयर अबाउट्स। ठीक है, अभी जो वेयर अबाउट होता है ना, इसका मतलब होता है ठिकाना, अड्डा, किसी के छिपने का या रहने का। इसकी भी कॉमन फॉर्म होती है, मतलब सिंगुलर प्लुरल दोनों फॉर्म सेम होती हैं, और वो होती है वेयर अबाउट्स।
तो वेयर अबाउट्स ही सिंगुलर फॉर्म है, वेयर अबाउट्स ही प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कुछ ऐसे नाउन्स पढ़ेंगे जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कॉमन होती है, मतलब सिंगुलर फॉर्म भी उनकी वही होती है, प्लूरल फॉर्म भी वही होती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। देखो कौन कौन से नाउन है, फिश मछली पता ही होगा, शीप भेड़, डियर हिरन। डेटा की एक सिंगुलर फॉर्म पहले हुआ करती थी डेटम, हालांकि साइंटिस्ट वगैरह आज भी यूज करते हैं, आम बोलचाल की भाषा से वर्ड गायब हो गया। ये एक्चुअली अब हो गया ऑब्सोलीट वर्ड। ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेटेड, विच इज नो लॉन्गर इन यूज। वाई बोथ फॉर्म्स आर इनिंग, इसको देखो मैं सर्च करूंगा, मतलब इस पे मैं खोज करूंगा, मुझे लगा नहीं है इतना वर्थ है कि हमें इसको इतना टाइम देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी काम की चीजें भी सीखने और समझाने को पड़ी हुई हैं, तो कभी इसलिए ध्यान नहीं दिया। बाकी कभी ध्यान देंगे तो तुम लोगों के साथ जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। तो डेटा की एक सिंगुलर फॉर्म पहले हुआ करती थी डेटम, ठीक है। अच्छा, डेटम वर्ड इज नो लॉन्गर इन यूज, अब ये आउटडेटेड हो गया, अब ये वर्ड यूज में है नहीं, तो हमारे पास डेटा वर्ड ही एक है, इसी को सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया करो, ठीक है। डेटा आर नॉट एक्यूरेट, इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। वेकेशन छुट्टियां होती हैं, चाहे 1 दिन की हो चाहे 50 दिन की हो, वेकेशन, ठीक है। ऑफस्प्रिंग संतान हो ही गया। ऑफस्प्रिंग के बाद में एक वर्ड हमने लिखा इशू, इशू वर्ड लिखा, ठीक है। अब यहां पे होगा नहीं बच्चे, वो फ्रेंड सही है, वो ऐसे नहीं होगा, वो जैसे लिखा है ऐसे सही है। उन लोगों का मान लो एक ही फ्रेंड है, उसका जगह नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये जो इशू वर्ड हमने लिखा ना, इशू का मतलब एक तो होता है टॉपिक, मैनी इश्यूज वर डिस्कस्ड एट द मीटिंग, ठीक है। इशू का मतलब प्रिंट भी होता है, कोई मैगजीन वगैरह होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, तो उसके प्रिंट को भी इशू कहा जाता है, ठीक है। द रिसेंट इश्यूज ऑफ दिस मैगजीन, ठीक। बाकी इशू का मतलब बच्चे भी होता है। हाँ, हालांकि ये आज के टाइम में ये नहीं यूज होता, लेकिन पेपर पेपर में कई बार ऐसा आ सकता है, तो अपना समझ लेना, ठीक है। हाँ, जब हम इतनी बातें ध्यान कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको एक को क्यों छोड़ दें, इसको भी समझ लेते हैं। तो इशू वर्ड का मतलब बच्चे भी होता है, ऑफस्प्रिंग भी होता है, तो जब इशू का मतलब बच्चे होता है तो इसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे हमने लिखा द मैन हैड 3 इशूज, अ सन एंड 2 डॉटर्स, तो वो इशूज गलत है, उसको लिखो द मैन हैड 3 इशू, अ सन एंड अ डॉटर, ठीक है। स्पीसीज का मतलब समझे गए होगे, प्रजाति वगैरह होती है, ये इसके सिंगुलर प्लूरल दोनों ही फॉर्म है, ठीक है। इनिंग्स जानते ही होगे, पारी होती है। सीरीज का भी पता ही होगा, सीक्वेंस होता है। उसके बाद में क्रॉस रोड्स, चौराहा, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, उसको क्रॉस रोड्स ही कहना है, ठीक है। वेयर अबाउट्स का मतलब ठिकाना होता है। हेडक्वार्टर्स का मतलब जानते होगे, सारे लोगों को पता ही होता है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्मी, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी, ठीक है। उसके बाद में आ गया स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, मीनिंग पता ही होंगे। एक वर्ड से मैं इन्हें रिलेट करके समझा देता हूँ। एक इंग्लिश में वर्ड होता है हैंगर, अगर तुम लोगों ने पढ़ा। हैंगर हम कहते हैं ऐसी जगह को जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अभी जो हमने लिखा ना वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, ये आर तो सही है, बट ये एयरक्राफ्ट गलत है, इसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एयरक्राफ्ट ही होती है। तो एयरक्राफ्ट ही इसकी सिंगुलर फॉर्म है, वही इसकी प्लूरल फॉर्म है। स्पेसक्राफ्ट सिंगुलर फॉर्म है, स्पेसक्राफ्ट प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। एक छोटी सी बात देखो, मैं बीच में बताना तुम्हारे साथ डिस्कस करना भूल गया। जैसे हमने लिखा यहाँ पे फिश वर्ड होता है ना, इसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होती है। कई बार क्या होता है, कुछ फिश के नेम होते हैं, अलग अलग टाइप की फिश होती है ना, तो उनके कॉमन नाउन्स होते हैं, उनकी भी फॉर्म सेम होती है। जैसे सैल्मन है, टाइप ऑफ फिश होती है। पाइक है, एक टाइप ऑफ फिश होती है। ट्राउट है, एक टाइप ऑफ फिश होती है। जनरली ये वो फिश होती हैं जो फूड आइटम्स होती हैं, जिनको खाने के लिए जनरली यूज किया जाता है। व्हेल को आदमी नहीं खाता, शार्क को आदमी नहीं खाता, लेकिन बहुत सी ऐसी फिश होती हैं जिनको खाया जाता है। सैल्मन है, पाइक है, ट्राउट है। तो अगर मान लो 2 मछलियां हैं सैल्मन, तो हम उसे 2 सैल्मन ही कहेंगे, सैल्मन्स नहीं कहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब इनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होती है। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ बच्चे। तो अब क्या ध्यान रखना है कि जो फिश वर्ड है, अगर हम किसी पर्टिकुलर फिश के नेम का यूज करें तो उसकी भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम रहती है। इसको कहो सैल्मन, पाइक, ट्राउट, ठीक है। उसके बाद आगे मीन्स और वेजेस, ठीक। मीन्स और वेजेस को देखो मैं समझा देता हूं। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, जो मीन्स वर्ड होता है, ठीक है, एक मिनट यहां लिखता हूं, और वेजेस वर्ड होता है, इनके 2 कॉमन मीनिंग होते हैं। मीन्स का एक तो मतलब होता है रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब है आमदनी का साधन, जरिया। और एक मीन्स का मतलब होता है मीडियम,
मीडियम का मतलब होता है किसी काम को करने का माध्यम। जब मीन्स का मतलब रिसोर्सेज होता है तो ये वर्ड होता है हमेशा प्लूरल। लेकिन जब इसका मतलब मीडियम होता है किसी काम को करने का जरिया, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है। मतलब हम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में वेजेस वर्ड का क्या होता है कि वेजेस का मतलब भी सैलरी या इनकम होता है। सैलरी कह लो, इनकम कह लो, ठीक है। उस मीनिंग में हमेशा प्लूरल होता है। वेजेस का मतलब अगर इनकम हो, आमदनी हो, तो ये प्लूरल होता है। बाकी वेजेस का मतलब एक कंसेक्वेंस भी होता है। कंसेक्वेंस कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। उस मीनिंग में ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है। मतलब हम इसे सिंगुलर प्लूरल किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, असल में होता क्या है ना, बहुत से वर्ड्स होते हैं, उनके कई मीनिंग्स होते हैं। तो मीनिंग के हिसाब से कई बार उनके यूजेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है। हाँ। आ, ठीक। हाँ, अभी बच्चे मैं तुम्हारा आनंद कुमार इसको रिप्लाई करता हूँ, सबके साथ डिस्कस करता हूँ। मैं दो छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक तो है बाइबल का कोट। द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। दूसरा है दो ही वर्क्स हार्ड हिज वेजेस डैश वेरी लो। ये दोनों सेंटेंसेस पढ़ो, इनमें समझो कि वेज का मतलब कहां पर क्या हो सकता है, और उसके बाद में ब्लैंक्स फिल करो। ऑप्शन है इज एम आर, ठीक है। मतलब इनमें तुम्हें इज एम आर का यूज करना है। द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, दो ही वर्क्स हार्ड हिज वेजेस डैश वेरी लो। इज आर बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखो, फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखें तो वेजेस का मतलब होना चाहिए कंसिक्वेंस। सिन का मतलब होता है पाप, ठीक है। तो जैसे हम लिखा था वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, कि पाप का परिणाम या पाप का कंसिक्वेंस होता है मौत होती है। मतलब अगर आप कोई पाप काम करोगे, गलत काम करोगे, रॉन्ग डूइंग करोगे, तो आपको मौत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेजेस का मतलब है कंसिक्वेंस। अब हमने पढ़ा कि अगर इसका मतलब कंसिक्वेंस होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है। तो अगर ये दोनों ही होता है तो इज लिख दें, आर लिख दें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें पता करना पड़ेगा सेंटेंस से कि भाई यहाँ पे ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने एक सिंगल आउटकम लिख रखा है, डेथ। अगर हम एक दो कंसिक्वेंसेस और लिख दें, डेथ एंड मिजरी, मिजरी एंड डेथ, ऐसे कुछ लिख दें, तब तो आ जाएगा आर। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कंसिक्वेंस, हेंस द वेजेस वर्ड इज सिंगुलर इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड यूज अ सिंगुलर वर्ब इज। तो वेजेस का मतलब अगर, ठीक है, हाँ, वार्ड का प्लूरल भी वार्ड ही होता है बच्चे, आप सही कह रहे हो, वार्ड का प्लूरल भी वार्ड होता है। और मैं अभी कह रहा था उसको थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। हाँ। तो फिर से मैं अपने काम की बात पे आता हूं। तो मैंने कहा कि अगर वेजेस का मतलब होगा कंसिक्वेंस, तो ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी है, ठीक है। मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब कहानी क्या है, दोनों प्लूरल होने का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस के हिसाब से हमें इसको यूज करना है। सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट समझना है कि भाई उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम एक कंसिक्वेंस को रेफर कर रहे हैं, एक से ज्यादा को रेफर कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा कंसिक्वेंसेस को रेफर कर रहे हैं तो फिर वर्ड ये मतलब वेजेस हमारा प्लूरल हो जाएगा, और हमें इसके बाद में प्लूरल वर्ब लिखनी है, अदरवाइज सिंगुलर है। अब नेक्स्ट में जाते हैं। हमने लिखा दो ही वर्क्स हार्ड, कि वो बड़ी मेहनत करता है। हिज वेजेस डैश वेरी लो। तो यहाँ पे वेजेस का मतलब होना चाहिए इनकम, आमदनी। तो अब ये प्लूरल हो गया, आर लिख दो। तो वेजेस के साथ में हम सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब लिख सकते हैं, बट वो डिपेंड करती है इस बात पे कि हमारे सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या है। अगर इसका मतलब इनकम, आमदनी है, तो ये हमेशा प्लूरल होता है, इसके बाद वर्ब प्लूरल लिखना। लेकिन अगर इसका मतलब कंसिक्वेंस है, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही हो सकता है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, तब वर्ब का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में मीन्स आ गया। मीन्स को देखो मैं समझाने के लिए दो एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एक, द इंटरनेट
is fast means of communication। ठीक है। दूसरा, his means is not enough to support his family। ठीक है। और एक और लिख देता हूं, light requires no mean to travel। ठीक है। ये दो तीन एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इनके एक बार आंसर बताना। ये सेंटेंसेस गलत हैं, इनको हम कैसे सही कर सकते हैं, बस ये तुम बता दो। सही है, बढ़िया। सही है। बच्चे, इनमें से सही एक भी नहीं है, सारे गलत हैं। आप थोड़ा सा सोचो, सोचने के बाद फिर बताओ। ठीक है, सारे गलत हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। हर एक, मतलब ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस हैव गॉट सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द मिस्टेक्स आउट एंड यू हैव टू करेक्ट देम। ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पे समझना, इस सेंटेंस में मीन्स का मतलब मीडियम है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन का इंटरनेट एक मीन्स है, माध्यम है, मतलब इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अगर इस मीन्स का मतलब मीडियम हो तो इसके सिंगुलर प्लुरल दोनों फॉर्म मतलब होती हैं, सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है। अब हमें ये पता करना है यहाँ पे हम इसे सिंगुलर माने या प्लुरल माने। तो ध्यान से देखें, इस मीन्स का यूज हमने कर रखा है इंटरनेट को रेफर करने के लिए। अब इंटरनेट तो एक ही चीज है, तो अगर हम इंटरनेट एक सिंगल ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए मीन्स का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नाउन यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि जिन नाउन्स के सिंगुलर प्लुरल दोनों फॉर्म होती हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, वो काउंटेबल होते हैं। तो अगर किसी नाउन के सिंगुलर प्लुरल दोनों ही फॉर्म हो तो वो काउंटेबल होता है। अब काउंटेबल नाउन को अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे तो बिना डिटरमिनर के नहीं यूज कर पाओगे, तो आर्टिकल लिखो। तो इसको लिखो, द इंटरनेट इज, एक मिनट गलत जगह लिख दिया, यहां पे लिखना फास्ट एडजेक्टिव से पहले, द इंटरनेट इज अ फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये लिखो, द इंटरनेट इज अ फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, फिर से देखो मैं बता देता हूं, अगर हम यहाँ पे इंटरनेट की जगह टीवी एंड रेडियो लिख दें, दो तीन वर्ड और लिख दें, द इंटरनेट, टीवी एंड रेडियो, तो आर फास्ट मीन्स आ जाएगा, क्योंकि तब हम मीन्स का मतलब प्लुरल मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक सिंगल मीडियम को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए मीन्स को हमें सिंगुलर मानना है। जब मीन्स सिंगुलर हो जाएगा तो जो नाउन सिंगुलर प्लुरल दोनों ही फॉर्म में होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में बिना डिटरमिनर के मत लिखा करो। तो लिखो अ मीन्स, अ फास्ट मीन्स। ठीक है, फिर हमने लिखा हिज मीन्स इज नॉट एनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब देखो जो मीन्स वर्ड है ना, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इनकम है, आमदनी है, रिसोर्सेज है। तो अब ये प्लुरल हो गया और इसके बाद आर लिखो, हिज मीन्स आर नॉट एनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली। मतलब वो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पढ़ के हम जान जाते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा। अब आते हैं सी एग्जांपल में, इसमें हमने लिखा लाइट रिक्वायर्स नो मीन टू ट्रेवल। देखो ये जो मीन वर्ड हमने लिखा ना, अगर तुम लोग जानते हो तो मीन वर्ड एक तो नाउन होता है, तब इसका मतलब होता है मिड वैल्यू, या यूं कह सकते हैं कि एवरेज। जो वर्ड, जो स्टूडेंट्स स्टैटिक्स वगैरह पढ़े होंगे, जिन्होंने स्टैटिक्स कभी स्कूल वगैरह में पढ़ी होगी, तो वो जानते होंगे मिड है, मोड है, मीडियन है। ठीक है, ये सब तो मीन नाउन होता है, तो इसका मतलब एवरेज होता है, मिड वैल्यू होता है। बाकी मीन वर्ड एक एडजेक्टिव भी होता है। जब मीन वर्ड एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है सेल्फिश, मक्कार आदमी, धूर्त व्यक्ति।
सेल्फिश पर्सन, डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज मीन, सेल्फिश होता है इसका मतलब, ठीक है, जब ये एडजेक्टिव हो तब। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, मीन वर्ब भी होता है। मीन वर्ड जो होता है ये वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू इंटेंड। व्हाट डू यू मीन, मतलब इंटेंशन होना। व्हाट डू यू मीन, इस तरीके से। तो मीन वर्ड अलग वर्ड है, उसका मतलब वो वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और उसके हिसाब से उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे नाउन की जरूरत है भाई, रिक्वायर्स वर्ब हो गई, और हमें इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन नहीं होगा, तो ये मीन वर्ड यहाँ पे नाउन है। हमें पता है कि मीन वर्ड अगर नाउन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा एवरेज या मिड वैल्यू, जो कि उस कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाएगा कि लाइट रिक्वायर्स नो एवरेज टू ट्रेवल। वहां पे ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो वी आर रेफरिंग टू मीडियम नॉट टू एवरेज। तो अगर मीडियम को रेफर करना है तो यहाँ पे मीन्स लिखो। तो यहाँ पे ध्यान देना, मीन्स अलग वर्ड है, मीन अलग वर्ड है। मीन वर्ड के जो यूजेस है, मीनिंग्स है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, वो अपने समझ लेना, और मीन्स के अपने समझ लेना, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, फिर देखो बीच में एक बच्चे का था कि जो स्टूडेंट्स वगैरह स्कूलों में पढ़ते हैं ना, उनके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म वर्ड होती है। हालांकि पेपर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं, तो हमने डिस्कस नहीं किया, बाकी मैं बता देता हूँ, अपना ध्यान रखना। जैसे वार्डन होता है ना, वार्डन, तो वार्डन का मतलब वही होता है जो बच्चों की वहां पे देखभाल करे वार्ड में, ठीक है। तो इसकी भी प्लूरल फॉर्म वार्ड्स वगैरह कुछ होती नहीं, यही फॉर्म होते हैं सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, एक बच्चे ने कहा कि फिश का यूज अगर हम टाइप का रेफर करने के लिए करें तो ये प्लूरल हो जाता है। अगर हम टाइप वर्ड के साथ में फिश का यूज करें तो हम इसे फिशेस लिख सकते हैं, ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ फिशेस, ऐसे। लेकिन यहाँ पे अगर फिश भी लिख दोगे तब भी सही होगा, गलत नहीं होगा, मतलब फिशेस भी सही होगा, फिश भी सही होगा, अदरवाइज हमेशा से फिश लिखा करो, ठीक है। हम्म, खुश। चल, अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कलेक्टिव नाउन्स। ये कलेक्टिव नाउन्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कई बार ये आ जाते हैं, वर्ड मीनिंग वगैरह में आ जाते हैं, कई बार यूज करने को फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, तो इनके मीनिंग्स ध्यान रखना। अभी मैं समझा देता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ, आगे तुम इनका ध्यान रखना, ठीक है। स्वार्म, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है, ऑल दीज आर दी कलेक्टिव नाउन्स। व्हाट आर द कलेक्शन ऑफ, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये किसका कलेक्शन है, ये अपना ध्यान रखना। स्वार्म इज द कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, खास करके जैसे फ्लाइज हैं, एक मिनट, फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं, बीज हैं, एंड्स हैं, चींटियां हैं, इंसेक्ट्स के ग्रुप को कहते हैं स्वार्म। फ्लॉक इज द ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ के, गॉट्स, बकरियां, भेड़ बकरियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को भी फ्लॉक कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, बर्ड्स का कौन सा ग्रुप जो जमीन पे बैठा हुआ है, उड़ते हुए को फ्लाइट कहते हैं। ये देखो आगे कहीं मैंने लिखा होगा वर्ड फ्लाइट, ये लिखा। फ्लाइट जो होता है ना, ये होता है फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों के झुंड को कहते हैं फ्लाइट। अच्छा, इसके अलावा फ्लाइट जो हम यूज करते हैं ना वर्ड, ये स्टेयर्स के लिए भी यूज करते हैं। जैसे 2-4 मंजिल पे आपको चढ़ना है ना, तो हम सीढ़ियों को कलेक्टिवली फ्लाइट वर्ड के थ्रू रेफर करते हैं, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। तो फ्लाइट का मतलब सीढ़ियां हो गई, स्टेयर्स हो गए, और उड़ते हुए पक्षी हो गए। और जो जमीन पे बैठे हुए होते हैं उन्हें फ्लॉक कहते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को, ठीक है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी होती है, अगर तुमने पढ़ी हो, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। तो जो एक जैसे पक्षी होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठते हैं, ठीक है। कॉन्सिलेशन इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म सम इमेज, ध्यान रखना, मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कोई इमेज फॉर्म करता हो, जैसे उर्सा मेजर है, आर्यन है, ठीक है, स्कॉर्पियन है, वो सारे। आर्किपेलागो इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स के ग्रुप को कहते हैं आर्किपेलागो। सिंडिकेट इज द ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स के ग्रुप को सिंडिकेट कहते हैं, और स्मगलर्स वगैरह के ग्रुप को भी कहते थे सिंडिकेट्स। टॉम क्रूज की मूवी है, क्या नाम है उसका, मिशन इम्पॉसिबल 4, रॉग नेशन, वो देखी होगी, तो उसमें भी एक सिंडिकेट होता है, ठीक है। वो जो क्रिस लेन होता है शायद, वो उसका हेड होता है। तो सिंडिकेट इज द ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स और स्मगलर्स। फ्लीट इज द ग्रुप ऑफ शिप्स, पानी वाले जहाज जो होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं फ्लीट, शिप्स हो गए। इसके अलावा जो व्हीकल्स होते हैं, लग्जरी कार्स वगैरह के ग्रुप को भी फ्लीट कहते हैं, फ्लीट ऑफ रॉयल्स रॉयस या मर्सिडीज वगैरह वगैरह, ठीक है। कांग्रीगेशन इज द ग्रुप ऑफ
वर्शिपर्स, देखो मैंने यहाँ पे वर्शिपर्स लिख दिया, बाकी अपना ध्यान रखना। कांग्रीगेशन का मतलब होता है एक रिलीजियस गैदरिंग, मतलब जब लोग एक रिलीजियस पर्पज से इकट्ठे होते हैं तो उसे कांग्रीगेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे धर्म सभा, ठीक है। बाकी रिलीजियस गैदरिंग जो होती है, धार्मिक पर्पज से जो लोग इकट्ठे होते हैं, तो उस ग्रुप को, उस गैदरिंग को कहते हैं कांग्रीगेशन। कॉयर इज द ग्रुप ऑफ सिंगर्स। एक वर्ड और भी होता है सिंगर्स के ग्रुप के लिए, कोरस, ये भी ध्यान रखना, उसमें ढोल बाजे बाजे वगैरह सारे होते हैं, ठीक है। अलायंस इज द ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप को हम अलायंस कहते हैं। अच्छा, बाकी मैंने लिख तो यहाँ पे पार्टीज दिया, जैसे अपने देश में दो, जनरली जो दो बड़े ग्रुप हैं, जो दो बड़े अलायंस हैं अपने देश में नेशनल लेवल पे, एक यूपीए और एक एनडीए, ठीक है। तो यूपीए लेड बाय कांग्रेस एंड एनडीए लेड बाय बीजेपी। दोनों में जो लास्ट में ए होता है ना, उसका मतलब अलायंस होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, जो लेड बाय बीजेपी है वो। अच्छा, जो लेड बाय कांग्रेस है वो है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम अलायंस कहते हैं। यहाँ पे हमने पार्टीज लिख दिया, वो स्टेट्स का भी ग्रुप हो सकता है, नेशंस का भी स्टेट हो सकता है, मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स को हम अलायंस कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंटोरस जो होता है, ये ग्रुप ऑफ होता है पीपल अटेंडिंग सम वीआईपी, पीपल अटेंडिंग सम वीआईपी। कोई वीआईपी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, किसी टूर पे है, तो उस वीआईपी के साथ में जो भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं साथ में, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे उसके जूनियर्स हैं, चाहे उसके सेक्रेटरी वगैरह हैं, उनके सबके ग्रुप को एंटोरेज कहते हैं, ठीक है। सो एंटोरेज इज द ग्रुप ऑफ पीपल अटेंडिंग सम वीआईपी। जो वीआईपी ट्रेवल कर रहा है, किसी टूर पे है, उसके साथ में जो भी लोग हैं, उस पूरे ग्रुप को एंटोरेज कहा जाता है, ठीक है। कॉन्वॉय इज द ग्रुप ऑफ व्हीकल्स इन सिक्योरिटी। किसी के सिक्योरिटी में जो व्हीकल्स होते हैं उनको कॉन्वॉय कहते हैं, ठीक है। आर्माडा इज द ग्रुप ऑफ वॉरशिप्स। जो युद्ध वाले जहाज होते हैं, वॉरशिप्स होते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं आर्माडा। डेलीगेशन इज द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे बहुत से लोग हैं, 1000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, तो उन्होंने कुछ लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि भाई ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे, 4, 5, 10, 20 जितने भी लोग हैं, तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के ग्रुप को कहा जाता है डेलीगेशन, ठीक है। क्लिक इज द ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सम कॉमन इंटरेस्ट। मतलब एक तरीके से नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। क्लिक का यूज हम करते हैं ऐसे लोगों को रेफर करने के लिए जो दूसरों के साथ ना मिलते हैं, ना दूसरों को अपने साथ मिलने देते हैं, तो ऐसे लोगों के ग्रुप को हम कहते हैं क्लिक, ठीक है, ये ध्यान रखना। और भी कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, देखो। बेबी, ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका पेपर में। बेबी इज द ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज। गर्ल्स या लेडीज के ग्रुप को कहते हैं बेबी। क्रू इज द ग्रुप ऑफ सेलर्स। बेसिकली तो ये सेलर्स के ग्रुप को कहा जाता था, लेकिन अभी तो कोई सपोर्ट स्टाफ वगैरह होता है उसको भी कह देते हैं। सपोर्ट स्टाफ का जो ग्रुप होता है उसको भी कहते हैं क्रू। एक्टर्स वगैरह होते हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, पायलट्स हैं, उनका जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसको क्रू कहते हैं, ठीक है। ट्रूप इज द ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। जो वो होते हैं ना, क्या नाम, अ, आपके स्टेज परफॉर्मर्स, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं ट्रूप। स्टैक होता है फाइल्स, पेपर्स, एटसेट्रा। मतलब स्टैक होता है एक तरीके से अरेंजमेंट, वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ थिंग्स, कि जैसे फाइल्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके रखा, तो वो स्टैक है, ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड होगा हीप कहीं पे, जैसे ये हीप वर्ड है। अब हीप का मतलब क्या होता है? हीप का मतलब होता है रैंडम स्टॉक ऑफ थिंग्स, रैंडम, हैफाजार्ड स्टॉक ऑफ थिंग्स। जैसे मान लो पेपर है, या अनाज है, या कूड़ा करकट है, या गंदगी है, तो उसका जो ढेर होता है ना, उसको हम कहते हैं हीप। तो हीप और स्टैक में डिफरेंस क्या होता है? हीप होता है रैंडम, हैफाजार्ड, ठीक है, और स्टैक होता है वेल अरेंज, जिसको अच्छे से अरेंज कर रखा है स्टेप बाय स्टेप या लेयर बाय लेयर, ठीक है, उसे कहते हैं। शीफ हो गया ग्रेन्स। ग्रेन्स, जैसे वैसे तो व्हीट होता है ना, गेहूं की जो फसल वगैरह होती है उसको काट के उसका बंडल बना देते हैं, उसे शीफ कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना। व्हीट प्लांट्स जो होते हैं ना, गेहूं को काटते हैं तो उसका जो बंडल बनाते हैं छोटा छोटा, उसे व्हीट शीफ कहा जाता है, ये ध्यान रखना। पॉज इज द ग्रुप ऑफ पुलिसमैन।
अमेरिकन वर्ड है, कई बार वन वर्ड सब्जेक्शन में आ चुका है, तो ध्यान रखना। ज्यूरी इज द ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। चेस्ट इज द ग्रुप ऑफ ड्रॉर्स, बैंक वगैरह में होते हैं करेंसी चेस्ट, जैसे बहुत से ड्रॉर्स हैं, तो उस पूरे ग्रुप को, जो ड्रॉर्स हैं, उसको पूरे कलेक्शन को चेस्ट कहा जाता है, ठीक है। टफ्ट जब हम यूज करते हैं, ये ग्रास वगैरह के लिए यूज करते हैं, घास का गुच्छा वगैरह जो होता है, जो हमने उखाड़ लिया, उसको कहते हैं टफ्ट, कलेक्शन ऑफ ग्रास। मॉब तो वायलेंट पीपल हो गए, राइटर्स हो गए, उपद्रवी लोग, ठीक है, दंगा करने वाले लोग, ठीक है, उनके ग्रुप को हम कहते हैं राइटर्स। राइटर्स के ग्रुप को हम कहते हैं मॉब। ट्रूप हो गया सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना मंकीज, मंकीज के ग्रुप को भी ट्रूप कहते हैं, ठीक है। बंडल, बंडल हम कहते हैं क्लॉथ्स, कपड़े के ग्रुप को, कपड़ा बांध दिया, बंडल बना दिया, ठीक है। या स्टिक्स। ग्रोव हो गया ट्रीज, ट्रीज एंड प्लांट्स। देखो बहुत बड़ा जो ग्रुप होता है ट्रीज का, उसे तो खैर हम कहते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन जैसे 10 20 30 पेड़ों का जो झुरमुट होता है, मतलब तालाब के किनारे या कहीं पे किसी जगह पे, तो उसे हम ग्रोव कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। लॉक जो होता है, इसका हम यूज करते हैं हेयर के लिए, बालों की जो लट होती है ना, उसे कहते हैं लॉक। वैसे तो लॉक एक लॉकिंग डिवाइस होती है, सिक्योरिटी डिवाइस होती है, ताला चाबी, ठीक है। लेकिन लॉक का यूज हम कलेक्टिव नाउन में करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है लट, बालों का, बाल नहीं लटक जाते हैं कुछ, ठीक है, वो तुम लोग जानते होगे खैर। कुछ कलेक्टिव नाउन्स और भी हैं, देखो। लिटर, देखो वैसे तो लिटर एक वर्ब होती है, लिटर का मतलब होता है कूड़ा करकट फैलाना, गंदगी फैलाना, ठीक है, हाँ। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि वो क्या नाम होता है, मेट्रो स्टेशन वगैरह होते हैं, वहां पे लिखा होता है डोंट लिटर हियर, तो लिटर का मतलब गंदगी फैलाना, कूड़ा करकट फैलाना। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन होता है लिटर, तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पपीज और किटन्स, पपीज और किटन्स, बिल्ली के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट इज द ग्रुप ऑफ आउल्स, आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं। बोर्ड इज द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कास्ट इज द ग्रुप ऑफ एक्टर्स, जैसे कोई मूवी में एक्टर्स होते हैं ना, विलेन है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, ठीक है, तो उसको पूरे ग्रुप को कहते हैं कास्ट, कास्ट द ग्रुप ऑफ एक्टर्स, ठीक है। प्राइड, अब प्राइड इज द नेम ऑफ फीलिंग, प्राइड तो वैसे नेम ऑफ फीलिंग हो गया, ठीक है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन भी होता है। जब ये कलेक्टिव नाउन होता है, तो ये होता है ग्रुप ऑफ लायंस, अब प्राइड ऑफ लायंस वाज रेस्टिंग। पैक जो होता है, पैक होता है ग्रुप ऑफ हाउंड्स और वुल्फ्स, जो शिकारी कुत्ते होते हैं और जो भेड़िए होते हैं, उनके ग्रुप को हम पैक कहते हैं, ठीक है। गैंग तो क्रिमिनल्स हो गए, थीव्स हो गए, थीव्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, इनके ग्रुप को हम कहते हैं गैंग। स्टाफ हो गया एम्प्लॉयज का ग्रुप, एम्प्लॉयज के ग्रुप को कहा जाता है स्टाफ, ठीक है। मर्डर हो गया क्रोज, कौओं के ग्रुप को, क्रोज होते हैं, उनके ग्रुप को हम कहते हैं स्टाफ, मर्डर सॉरी। स्कूल जो होता है, ये होता है फिश, जनरली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में रहने वाले, उनके ग्रुप को हम कहते हैं फिश। बाकी फिश के ग्रुप के लिए एक और भी वर्ड होता है इंग्लिश में, ध्यान रखना, शॉल, SHOL, शॉल। शॉल का स्कूल, शॉल का यूज स्पेसिफिकली फिश के लिए किया जाता है, स्कूल का यूज हम बाकी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। बंच जो होता है, कीज है, चाबियों का गुच्छा, फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, ठीक है। फ्रूट, फलों का गुच्छा। उसके बाद में क्रुक्स, अब बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स होते हैं ठग लोग, जिनका काम होता है लोगों को ठगना, बेईमानी करना, तो इनके ग्रुप को भी बंच कहते हैं, बंच ऑफ क्रुक्स। कल्चर जो होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सेल्स, बैक्टीरिया। कल्चर इज द ग्रुप ऑफ सेल्स और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या सेल्स के ग्रुप को हम कल्चर कहते हैं, ठीक है। ये अपना ध्यान रखना, ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, इनके जो हमने मीनिंग डिस्कस किए, ये ध्यान रखना। उसके बाद में मैंने एग्जांपल लिखा है, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट द केस। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मतलब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, इसको डिस्कस करके फिर हम लोग आज की क्लास ओवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट द केस। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट द केस। देखो पहला कमेंट बच्चे ने सही बता दिया, ठीक है। यहां पे हमने वर्ब लिखी
वॉज, डिटर्मिनर लिखा देयर। तो ये समझने में तो देर नहीं होनी चाहिए, कुछ तो गलत है। भाई हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है ज्यूरी, अगर ज्यूरी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज सही है, देयर गलत है, इट्स लिखना पड़ेगा। अगर ज्यूरी प्लुरल है तो देयर सही है, वॉज गलत है, वर लिखना पड़ेगा। अब कौन मतलब ये सिंगुलर है या प्लुरल है ये हमें पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पता है सेंटेंस तो गलत है। भाई यहाँ पे वॉज लिख रहे हो तो यहाँ पे देयर गलत है, इट्स लिखना पड़ेगा, और वहां पे देयर लिख रहे हो तो यहाँ पे वॉज गलत है, वर लिखना पड़ेगा। अब इसकी कहानी क्या है मैं समझाता हूँ, देखो। ज्यूरी है, कमिटी है, क्रू है, टीम है, काउंसिल है, ऑडियंस है, ऑडियंस है, फैमिली है। ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं, लोगों के ग्रुप होते हैं ये। ठीक है, फैमिली ब्लड रिलेटिव्स हो गए, ऑडियंस हमारे स्पेक्टेटर्स लिसनर्स हो गए। ठीक है, तो ये सब ग्रुप्स हैं, मतलब ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। अगर ये कलेक्टिव नाउन्स जिन लोगों से बने हैं वो लोग एज अ यूनिट एक्ट करें, एक यूनिट के तरीके से एक्ट करें, तो ये सिंगुलर होते हैं और इनको सिंगुलर ट्रीट करो। लेकिन अगर वो लोग जिनसे ये ग्रुप बनते हैं वो सेपरेट पीपल के तरीके से एक्ट करें, सेपरेट पीपल के तरीके से एक्ट करें, सेपरेट पर्संस के तरीके से ट्रीट एक्ट करें, ना कि एज अ कंप्लीट यूनिट, तो फिर ये प्लुरल होते हैं, फिर इनके साथ वर्ब प्लुरल लिखो। मतलब ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे फैमिली वर्ड है ना, हम इसके साथ सिंगुलर प्लुरल कुछ भी वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा। कमिटी के साथ भी सिंगुलर प्लुरल कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे इनके फंक्शन से। अच्छा, अब कैसे फंक्शन का मतलब क्या, देखो एक एग्जांपल बताता हूं। हमने लिखा द फैमिली was not able to end their dispute। जैसे हमने एक सेंटेंस ही लिख दिया। दूसरा हमने लिख दिया द काउंसिल ठीक है हैज चोजन देयर प्रेसिडेंट यूनानिमसली। अब जैसे हमने दो सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने वॉज लिखा और यहाँ पे हमने देयर लिखा, तो ये गलत तो हो गया। अगर हम फैमिली को यहाँ पे सिंगुलर मानेंगे तो वॉज से हो जाएगा, देयर गलत हो जाएगा। अगर फैमिली को प्लुरल मानेंगे तो देयर से हो जाएगा, वॉज गलत हो जाएगा। उसी तरीके से काउंसिल को अगर हम सिंगुलर मानेंगे तो हैज से हो जाएगा, देयर गलत हो जाएगा। अगर हम काउंसिल को प्लुरल मानेंगे तो देयर से हो जाएगा, हैज गलत हो जाएगा। अब कहानी क्या है देखो यहाँ पे, ये जो हमने डिस्प्यूट वर्ड लिखा ना, डिस्प्यूट, हमें पता है कि डिस्प्यूट हमेशा इंडिविजुअल पीपल में होता है, यूनिट में नहीं होता। क्योंकि अगर उनमें कोई डिस्प्यूट है तो इसका मतलब फैमिली के मेंबर्स सेपरेट इंडिविजुअल या सेपरेट पीपल के तरीके से एक्ट कर रहे हैं, ना कि एज अ यूनिट, तभी उनमें डिस्प्यूट हुआ है। तो यहाँ पे हमें फैमिली को प्लुरल मानना पड़ेगा। प्लुरल मानोगे तो ये देर से हो जाएगा, ये वॉज गलत है, इसकी जगह लिखो वर, क्योंकि अगर ये यूनिट होते तो इनमें डिस्प्यूट होता नहीं। ठीक है, अब इसमें आता है द काउंसिल हैज चोजन देयर प्रेसिडेंट यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन या ऑपोजिशन, एक मत से। ठीक है, तो अगर काउंसिल के मेंबर्स ने अपने प्रेसिडेंट को यूनानिमसली चूज किया तो इसका मतलब उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, उन्होंने एज अ यूनिट एक्ट किया है। अगर उन्होंने एज अ यूनिट एक्ट किया है काउंसिल ने, तो इनको सिंगुलर ट्रीट करो। अगर सिंगुलर ट्रीट करोगे तो हैज से हो जाएगा और ये देयर गलत हो जाएगा, इट्स लिखना पड़ेगा। बस ये है, मतलब सेंटेंस में कोई ना कोई हिंट वर्ड ऐसा दिया होता है जिससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये लोग जिनसे ये ग्रुप बना है एक यूनिट के तरीके से एक्ट कर रहे हैं या सेपरेट पीपल के तरीके से एक्ट कर रहे हैं। एक यूनिट के तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो सिंगुलर उनको ट्रीट करो, सेपरेट पीपल के तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो प्लुरल ट्रीट करो। अब जैसे हमने लिखा था ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, कि ज्यूरी डिवाइडेड थी, मतलब जो भी जजेस रहे होंगे उस ग्रुप में वो उनके अपने अलग अलग ओपिनियंस थे, तो इसका मतलब उन्होंने एज अ यूनिट एक्ट नहीं किया है, वो एज सेपरेट पीपल एक्ट कर रहे हैं, तो इनको प्लुरल ट्रीट करो। प्लुरल ट्रीट करने का मतलब ये देयर सही है, ये वॉज गलत है, वो लिख दो। ठीक है, एक एग्जांपल लास्ट में मैं और लिख देता हूं इसी बात को समझने के लिए बेहतर से। द टीम took its
पोजीशंस इन द फील्ड। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा था टीम टुक इट्स पोजीशंस इन द फील्ड। अब हमें पता है जैसे टीम होती है और ये फील्ड है, तो वो जो पोजीशंस होती है ना वो इंडिविजुअल पर्सन को अलॉट होती है, मतलब पूरे ग्रुप को अलॉट नहीं होती, वो इंडिविजुअल पर्सन की अलग अलग पोजीशन होती है। तो यहाँ पे टीम का मतलब हमें प्लूरल मानना पड़ेगा, प्लूरल मान लोगे तो इट्स की जगह देयर आएगा। तो ये होता है। तो सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो लोग हैं जिनसे ग्रुप बना है उनको हम एज सेपरेट पीपल यहाँ पे रेफर कर रहे हैं या एक यूनिट रेफर कर रहे हैं। अगर उन्हें एज ए यूनिट रेफर कर रहे हैं तो सिंगुलर ट्रीट करो, अदरवाइज उनको प्लूरल ट्रीट करो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड हमारा बस इतनी बातें हमें समझनी थी, एक तो मीनिंग वगैरह ध्यान रखना, दूसरे ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। सभी को गुड नाइट, और कल मिलते हैं, नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, बाय। जिन बच्चों ने भी नया एडमिशन लिया है वो फंडामेंटल्स में जो 3 लेक्चर्स दे रखे हैं नाउन के, वैसे तो सारे देख लो, फंडामेंटल के सारे वीडियोस आप जल्दी जल्दी खत्म कर लो। एक बार तो सारे देख लो, एक भी तो अपना एग्जॉस्ट करो जल्दी से। ठीक है, बेहतर समझ में आएगा, सारे फंडामेंटल के वीडियोस देख लो। ठीक है, एक एक बार। ठीक है, और बाकी फिर कल सबको मिलते हैं, आज के लिए बाय। ठीक है, तो कल सभी को मिलते हैं, आज के लिए बाय, थैंक्स एवरीबॉडी, गुड नाइट।